हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं प्रोनाउन चैप्टर के मिसलिनियस को थोड़ा सा और आगे। ठीक है, आ जाओ। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, अपने को इनके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट भी समझना है। इस कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे नहीं, ठीक है। अभी तो मुझे बस दोबारा बोर्ड पे ना लिखना पड़े इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। इसको देखे बिना आप एक काम करो, 1 2 3 4, ये 5 वाला मत करना अभी, ठीक है। ये 4 सेंटेंसेस आप मुझे ब्रेक करके दिखा दो। अगर आपने ये सही ब्रेक कर दिया ना, तो मेरा तुमसे वादा है, ये सेंटेंस खुद चीख चीख के बोलेगा, भाई मेरे अंदर ये गलती, मैं तो ऐसे सही हूँ, कर देना यार। अभी दिखाऊंगा इसको चीखता हुआ, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये मेरी ऑडियो की जगह इस सेंटेंस की ऑडियो आएगी, अभी ये कहेगा मैं ऐसे सही हूँ भाई, और ऐसे सही कर दे। इन चारों सेंटेंसेस को एक बार ब्रेक कर दो, ठीक। बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, इनको ब्रेक करो, ब्रेक करते ही जवाब मिल जाएगा। चलो जी शुरू कर लें अब, आ जाओ। बिटवीन क्या होता है? प्रीपोजिशन। इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रीपोजिशन आती है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ये यू क्या हो गया? बेसिकली ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ये आई भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, हाँ कि ना। बिटवीन यू एंड आई, यू अगर ऑब्जेक्ट है बिटवीन प्रीपोजिशन का, तो आई भी तो ऑब्जेक्ट बनेगा क्योंकि एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। अब ये जो यू है ना, इसका तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, लेकिन आई का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम थोड़ी है। आई का ऑब्जेक्टिव केस तो क्या है? मी। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मी। समझ में आया? अमन सर सब्जेक्ट, इज मेन वर्ब, रूड एडजेक्टिव, एंड कंजंक्शन एरोगेंट एडजेक्टिव, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। वेरी एडवर्ब डिग्री वाला। इतनी कहानी क्लियर है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस का मीनिंग है, जैसे अपन किसी के पास जाते हैं ना, उसको कहते हैं ना, भाई देख किसी को बताइए तो मत, अपने दोनों के बीच की बात है, फलाना फलाना ऐसे कह रहा था। तो जो अपन कहते हैं ना अपने दोनों के बीच की बात है, उसको इंग्लिश में आप ऐसे कहते हो, बिटवीन यू एंड मी। मतलब तेरे मेरे बीच की बात है। अमन सर ना यार बड़े रूड और एरोगेंट से हैं, अड़ियल से हैं, जब भी बात करो ऐसे बात करते हैं, पता नहीं क्या, जैसे गोली मार देंगे अभी। तो थोड़ा सा यार मेरा लहजा ऐसा है, बिल्कुल उसको दिल पे ना ले, ठीक। कई बार टोन थोड़ी सी मेरी वैसे निकल आती है, जैसे कोई बच्चा कई बार डाउट आउट भेजता है, तो उसको जो जवाब भेजता हूँ ना, वो मेरी टोन थोड़ी सी वैसी हो जाती है, ठीक है। उसको बिल्कुल दिल पे मत लिया करो। बिल्कुल ये लगा लो तुम सारे के सारे सगी बीवियाँ हो मेरी, ठीक। बिल्कुल प्यार से रखता हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा मोटा कई बार झाड़ भी दूँ तो ऐसे सोच लिया करो, कोई बात नहीं, ठीक। छोटा भाई ना मेरा मेरे से बहुत पिटा है, बहुत पिटा है, जिसकी कोई हद नहीं है। उसको ना यार मैं बाइक सिखाने लेके जाता था, जैसे मेरे को बाइक आ गई तो फिर अब भाई को सिखानी थी, ठीक है। तो भाई को सिखाने बाइक लेके जाता। तो होता क्या ना, बाइक से जब तुमने सीखी होगी तो देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, सबसे पहली दिक्कत होती है किक मारना। अब किक मारने में क्या होता है, जोर का खेल नहीं होता, एक टेक्निक होती है। भी वो पूरा यहाँ तक फ्लो जाना चाहिए, जोर से मतलब नहीं, टेक्निक से मतलब है। दूसरी बंदे को दिक्कत आती है जब वो क्लच छोड़ रहा होता है। क्लच छोड़ेगा, बार बार गाड़ी बंद होगी, या तो झटके से छोड़ेगा, धीरे धीरे छोड़ता है, ज़्यादा धीरे कर देता तो फिर बंद हो जाती है बाइक। तो इन दो टाइम पे पिटने के आसार उसके खूब रहते थे। जैसे उसने किक मारी, नी स्टार्ट हो, 1 2 3, तीसरी में पटाख, फिर क्लच छोड़ता, मोटरसाइकिल बंद, फिर छोड़ता, बंद, तीसरी बार बंद करी, लैग पटाख। तो बहुत पिटा भाई वो मेरे से। तो ऐसे बाइक वाइक मान लो चला रहे हैं, तो बीच में कई बार स्पीड ब्रेकर आया, उसने गियर नहीं चेंज किया, फिर मैं पीछे धर देता। तो एकदम से जैसे ही मैंने मारा, एकदम से उसने बाइक रोकी, कर ले, आग लगा ले इस बाइक को, नहीं चाहिए तेरी मोटरसाइकिल और ना ही मुझे सीखनी है, दफा हो तू। और ये बोल के वो पैदल ही निकल लिया। तो पिटा वो था मेरा भाई मेरे से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सीखा फिर वो मेरे से ही, सीखा उसने, बाइक मेरे से ही सीखी है, ठीक। तो ऐसे ही कई बार किसी को झाड़ देता हूँ, कुछ कह देता हूँ, तो दिल पे मत लेना, बिल्कुल छोटे भाई हो सारे के सारे, ठीक है। और सीखोगे मेरे से ही, ये मेरा वादा है। और बाइक आज की डेट में मेरे से बढ़िया चलाता है, गाड़ी आज की डेट में मेरे से बहुत बढ़िया चलाता है, खुद से बढ़िया चलना सिखा दूंगा तुम्हें, बस सीखते रहो, ठीक है। आ जाओ। बिटवीन यू एंड मी, तेरे मेरे अंदर की बात है कि अमन सर बड़े ही रूड और एरोगेंट है, ठीक है। बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो आप क्या लिख देंगे? मी लिख देंगे। नेक्स्ट क्या हो गया? एवरीबडी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट क्या होती है? एक्सेप्ट प्रीपोजिशन होती है। अब क्या है ना, ये सब में सारों में देखो रूल क्या है, यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर।
इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, इनके बाद बिटवीन, विद, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विद, अलोंग विद। क्यों करें, क्यों करें, क्यों मेरे चाचा के लड़के हैं ये, क्यों करें इनके साथ? ये सारी की सारी प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। बात सिर्फ इतनी है, रूल वूल कुछ नहीं है, ये तो अपन डेमो क्लास के बाद ही सीख गए थे इतना। तो बस बात क्या है ना, बच्चे को ये पता नहीं होता कि इंक्लूडिंग भी प्रीपोजिशन होती है। बच्चे ने प्रीपोजिशन कौन सी जान रखी है? ऑन, इन, एट, बाय, विद, ये सब। भाई उससे आगे भी तो बढ़ो, कुछ और भी प्रीपोजिशन जान लो। इनको जान गए कि ये प्रीपोजिशन है तो कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, विद, बिसाइड्स, अलोंग विद, टुगेदर विद, फॉलोड बाय, अकम्पनीड बाय, ये सारी की सारी क्या होती हैं? प्रीपोजिशंस ही होती हैं। ठीक है, ये जो दो दो वर्ड वाली हैं, जैसे ये वाली टुगेदर विद, अलोंग विद, इनको कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। वो पढ़े थे एडजेक्टिवल फ्रेज, दो से ज़्यादा शब्द मिलकर एडजेक्टिव की तरह से काम कर दें तो एडजेक्टिवल फ्रेज, या क्लॉज वर्ब आए तो क्लॉज ना तो फ्रेज। याद आ रहा? ऐसे दो से ज़्यादा शब्द मिलकर अगर साथ में प्रीपोजिशन की तरह काम कर दें तो कहलाते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। टुगेदर विद, अलोंग विद, फॉलोड बाय, अकम्पनीड बाय, इन एडिशन टू, ये बेसिकली क्या है? सारे के सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। इतनी बात आई समझ में? और भी लिखवाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में, और आ जाएंगे जितने यहाँ आ गए वो यहाँ ठीक है, बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में आ जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। एवरीबॉडी सब्जेक्ट है एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है। इसके बाद क्या लिखना अपने को? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ही नहीं क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा, आसान सी बात है। वॉज क्या हो गया? यहाँ पे होगा मेन वर्ब। ये प्रेजेंट क्या होगा? एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वर्ब नहीं हो सकता यार, ये खुद चीख चीख के बता रहा हूँ मैं, वर्ब नहीं हूँ। कैसे? अगर ये वॉज को हेल्पिंग वर्ब मानना तो इसको आईएनजी में ना लिखना पड़ता। अगर ये वॉज हेल्पिंग वर्ब होती तो या तो इसको आईएनजी में लिखो, या फिर इसको पैसिव मानते तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब की तीसरी फॉर्म में आता। वो वाली बातें तो है नहीं, तो इसका मतलब ये वॉज मेन वर्ब और ये प्रेजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है, उपस्थित होना। ठीक है, ही वॉज प्रेजेंट देयर, ही इज प्रेजेंट देयर, तो इसमें क्या हो जाएगा? रोहन इज प्रेजेंट टुडे, तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एट क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। पार्टी क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी कहानी क्लियर? नेक्स्ट, दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड मेन वर्ब है, ऑल क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। दे हैव इनवाइटेड ऑल। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। देम क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब आओ इस बट पे। ये बट क्या होता है? बट को देखना, बट क्या है? बेसिकली बट दो काम करता है। बट एक तो काम करता है कंजंक्शन का, और बट एक काम करता है प्रीपोजिशन का। ठीक है, बट एक काम तो करता है कंजंक्शन का, एक काम करता है प्रीपोजिशन का। ठीक है, अभी मेरे पास जगह नहीं है, तुम लिख लेना आप। बट जब कंजंक्शन का काम करता है तो इसकी हिंदी होती है लेकिन, और बट जब प्रीपोजिशन का काम करता है इसका मतलब होता है के सिवाय। बट दो काम करता है, कंजंक्शन बनना, प्रीपोजिशन बनना। बट जब कंजंक्शन बनेगा तो इसका मतलब होता है लेकिन, और बट जब प्रीपोजिशन बनता है तब इसका मतलब होता है के सिवाय। समझ में आ गई इतनी बात? अब इस सेंटेंस को पढ़ो, देखो मीनिंग क्या है इसका। इस सेंटेंस का मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग था? हर कोई प्रेजेंट था उसके सिवाय पार्टी में। पार्टी में हर कोई प्रेजेंट था उसके सिवाय। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? के सिवाय। ऐसी बट भी जब प्रीपोजिशन होता है इसका भी मीनिंग के सिवाय ही होता है। दे हैव इन्वाइटेड, वो बुला चुके हैं, वो इन्वाइट कर चुके हैं। ऑल ऑफ देम, सबको, वो इन्वाइट कर चुके हैं ऑल ऑफ देम, सबको, उसके सिवाय। कहाँ इन्वाइट कर चुके हैं? टू द पार्टी। ठीक है, तो बट यहाँ पर क्या है? इसका मीनिंग निकल रहा है के सिवाय। दूसरा मीनिंग क्या था? लेकिन, लेकिन उसको कि के सिवाय उसको? के सिवाय उसके। तो बेसिकली अब ये देखो फिर से मैंने नो एरर लिख दिया। ये बड़ी दिक्कत है यार। यहाँ पे बट शी काट के हर करूँगा। ठीक है, बट शी काट के हर करूँगा, समझा करो यार। रात के 3 बज रहे, इस टाइम पे रिकॉर्डिंग करनी होती है, नींद ऐसी भंडारी होती है, समझो थोड़ा सा। ठीक है, दिन में रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता क्योंकि दिन में ऑफलाइन बैचेस होते हैं, तो भाई थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि याद रखूँ, होता क्या ना, फ्लो में सही सेंटेंस लिख जाता हूँ मैं। ठीक, मेरा भी देखो कितना अटपटा धंधा नहीं है। पहले गलत लिखना है, फिर उसको काट के सही कराना है। भाई सही लिखना तो पहले ही सही लिख देता, लेकिन अगर पहले सही लिख लेता तो तुम्हें सिखाता कैसे? तो थोड़ी सी दिक्कत है यार। जब भी मतलब कुछ और सोचने लगता हूँ तो फिर सही सेंटेंस लिख जाता हूँ गलती से। ये याद रखना भी पहले गलत लिखना है, ये भी बड़ा दिक्कत का काम है। चलो आ जाओ। दे हैव इन्वाइटेड ऑल ऑफ देम, उन्होंने उन सबको इन्वाइट किया। किन सबको? उसके सिवाय, उसके सिवाय। लेकिन मीनिंग नहीं चाहिए। और दूसरा मीनिंग छोड़ो, ग्रामर पे आ जाए। मुझे बताओ, बट अगर कंजंक्शन है, बट अगर कंजंक्शन है तो ज्वाइन किस किस को करेगा? क्लॉज आ रहे हैं यहाँ पे दो। बट कैसी कंजंक्शन है? ये दो क्लॉज को ज्वाइन कर देगी, हाँ कि ना?
अब ये दो क्लोज को ज्वाइन करने के लिए दो क्लोज होने भी तो चाहिए। कहाँ आ रहे हैं दो क्लोज? आ रहे हैं दो क्लोज कहीं? वर्ब भी एक है, तो दो क्लोज का तो सवाल ही पैदा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे अपने को दूसरी कंजंक्शन चाहिए ही नहीं, मतलब कंजंक्शन चाहिए नहीं क्योंकि क्लोज ही नहीं है दूसरा। तो ऑब्वियसली ये वर्ड क्या बनेगी? प्रीपोजिशन। अगर आपने इसको प्रीपोजिशन कह दिया तो खेल ही खत्म हो गया। फिर तो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? हर आ जाएगा। टू प्रीपोजिशन है और पार्टी इसका ऑब्जेक्ट है। कहानी होगी क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ। ऑल हिज ब्रदर्स लाइक ही आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ये लाइक तो अपन पहले भी एक बार कर चुके हैं अगर ध्यान हो तो। लाइक प्रीपोजिशन भी होती है और वर्ब भी होती है। जब इसका मतलब पसंद करना तब ये वर्ब होती है। जब इसका मतलब होता है की तरह, कंपैरिजन के लिए यूज हो, तभी प्रीपोजिशन होती है। ठीक है। ऑल क्या हो गया? ऑल हो गया आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। हिज क्या हो गया? हिज हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। ब्रदर्स क्या हो गया? ब्रदर्स हो गया आपका सब्जेक्ट। लाइक क्या हो गया? लाइक होगी वर्ब। आर यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब। स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है, काम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एंड क्या है? कंजंक्शन है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, काम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक। वेरी क्या हो गया आपका? वेरी हो गया एडवर्ब। कौन सा? डिग्री वाला। ठीक है। अब समझना, ये लाइक यहाँ वर्ब नहीं हो सकता यार, क्योंकि अगर लाइक वर्ब हो गया तो इसका मतलब हो गया सबके सब उसके भाई उसे पसंद करते हैं। सर कर भी तो सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक बात बताओ, ये लाइक वर्ब है, इसको तुमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, तो मुझे बताओ इस आर वर्ब का सब्जेक्ट किसको बनाओगे? लाइक वर्ब का सब्जेक्ट तो इसको बना लिया, इस आर वर्ब का सब्जेक्ट किसे बनाओगे? दूसरी बात, अगर लाइक को वर्ब मान लिया और इसको भी वर्ब मान लिया तो कंजंक्शन कहाँ है? तो समझना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। गड़बड़ ये है कि लाइक यहाँ पर वर्ब नहीं, लाइक क्या बनेगा? लाइक बनेगा प्रीपोजिशन। अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद क्या आएगा? ये आएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा आपको। ही नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? हिम। ऑल हिज ब्रदर्स लाइक हिम आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। इसके सारे भाई इसकी तरह ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। इसके सारे भाई इसकी तरह ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। करण's फादर, देखो इसकी बात करेंगे लास्ट में। अब हमने रूल क्या देख लिया था? रूल हमने ये देखा कि ये वर्ड है बिटवीन है, विद है, बिसाइड्स है, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, बट है, लाइक है, अनलाइक है, टुगेदर विद है, अलोंग विद है। ये सारे के सारे बेसिकली प्रेपोजिशन है, या तो प्रेपोजिशन है या फिर कुछ इसमें से प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। प्रेपोजिशन के बाद इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो आई नहीं मे लिखिए, ही नहीं हिम लिखिए, दे नहीं देम लिखिए। बात केवल इतनी सी है। ठीक है। अब इस सेंटेंस को करते क्या है ना, ये इन सारे वर्डों में छुपा से एक लेट और लिख देते हैं। बच्चे को नजर नहीं पड़ती। ये लेट यार बहुत टेढ़ा है, इतना आसान नहीं है लेट। अभी क्या ना, अभी मैं इस सेंटेंस को ब्रेक कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये समझ में आएगा नहीं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये नहीं कि ये वीडियो देखने के बाद हर कोई बोले सर आपने लेट तो पढ़ाया ही नहीं, वो एक्सप्लेन कर दो। पढ़ाऊंगा, आएगा आगे चल के। अभी सिर्फ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। करण क्या है? नाउन है, केस पॉजेसिव है, काम एडजेक्टिव वाले है। फादर क्या है? सब्जेक्ट है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। लेट है मेन वर्ब। लेट का मतलब है जी अनुमति देना। उसके पिताजी या करण के पिताजी, यहाँ पे हिम आएगा। देखो करण आ चुका ना तो हिम लिखो। तुम भी कहोगे भाई मुझे लग रहा है ये पी पा के वीडियो बना रहा है। ठीक है। पीता वीता नहीं हूँ यार मैं। शक्ल से क्या लगता है तुम्हें? पीता हूँ कि नहीं पीता हूँ? बताओ, पीता हूँ कि नहीं पीता हूँ? पीते तो हो सर आप। पीता हूँ मैं। पता कब? ओकेजन है कोई खास, उसी पे पीता हूँ मैं। ओकेजन क्या है? वो दोस्त की शादी, बस। और क्यों पीनी पड़ती है? देखो तुम्हारे गुरुजी सारे काम कर लेते हैं, मल्टी टैलेंटेड आदमी, भगवान कसम सही बता रहा हूँ। खाना बढ़िया बना लेता हूँ, ठीक है। कपड़े वपड़े धोने की बारी आ जाए तो कपड़े बढ़िया धो लेता हूँ, ठीक। चीज़ें जचा के रखता हूँ। और शॉपिंग करने में मतलब जैसे होता ना समझदारी सी वाला भी, हाँ ठीक है ये ऐसे खरीद लेंगे, ऐसे घर का सारा सामान खरीदना, ये वो सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों में बहुत ठीक हूँ। मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर लेता हूँ, प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। पढ़ाता तो मैं गजब का ही हूँ, ठीक है। अब ये सारी ये वीडियो रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, ये सारी काम मैं खुद ही करता हूँ। तो मल्टी टैलेंटेड सा आदमी हूँ। लेकिन एक काम है जो मुझे नहीं आता, और वो काम क्या है? वो काम है भाई नाचना, डांस करना। ये नहीं आता मुझे। अब होता क्या है, शादी में जाते हैं, यार भाई की शादी है तो नाचेगा नहीं, नाचेगा नहीं।
तो फिर एक काम करना पड़ता है, फिर एक ना दवाई आती है, दवाई ले लेता हूँ मैं, ठीक है। बस कुछ नहीं है, वो दवाई के अपन 5-7 पैक लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा भाई कंधे पे चढ़ा चढ़ा कर नाचता फिर सबको ठीक है। तो वो एक स्पेशल ओकेज़न है, उस पर ले लेता हूँ, ऐसी बात नहीं, अदरवाइज़ ऐसा कोई शौक नहीं है, मन भी नहीं करता कोई खास, ठीक है। ऐसी कोई स्वाद चीज़ तो है नहीं वो, ठीक है। सिर्फ उस टाइम पे कर लेता हूँ। और सच बता रहा हूँ, मेरी माँ की कसम मैंने नहीं पी रखी है, सच बता रहा हूँ, ये बस नींद के कारण हो रहा है, जो थोड़ी मोटी गलती है और ये लिखने में, उसको दिल पे मत लेना। आ जाओ। करण's फादर विल नॉट लेट हिम एंड आई गो टू दिल्ली। करण के पिताजी उसे और मुझे दिल्ली नहीं जाने देंगे। लेट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसी अनुमति नहीं देंगे, हिम को, और एंड कंजंक्शन है। अगर एंड कंजंक्शन है तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। करण के पिताजी जाने नहीं देंगे उसे और मुझे, करण के पिताजी जाने नहीं देंगे उसे और मुझे। इतनी कहानी क्लियर है। अब दिक्कत है इसके अंदर ये गो की, टू प्रेपोजिशन है और दिल्ली इसका ऑब्जेक्ट है। दिक्कत ये है कि बच्चे को ना रटाने के लिए वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे गो को लिख देगा वर्ब और लेट को लिख देगा प्रिपोजिशन। अब घमचक्कर आदमी एक बात बता कि अगर लेट यहाँ पर प्रिपोजिशन हो गया और ये दोनों उसके ऑब्जेक्ट हो गए, तो इस गो वर्ब का सब्जेक्ट किसको बनाएगा, तो फादर को, फादर जाएगा क्या, नहीं मेरे भाई, लेट वर्ब है, ये दोनों इसके ऑब्जेक्ट हैं, और ये गो है बेयर इन्फिनिटिव। ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। अभी सिर्फ लिख रहा हूँ। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, बिना टू का इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, 2 प्लस में V1। ये है बेयर इन्फिनिटिव। सीधी सी बात है, एक समझो, अगर ये वर्ब आ चुकी है तो बिना कंजंक्शन के दूसरी वर्ब आएगी क्या, तो समझ जाओ कि ये वर्ब नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। अगर वर्ब जैसा स्ट्रक्चर लग रहा हो लेकिन वो वर्ब हो ना सकता हो और वो सेंटेंस में सही भी बैठ रहा हो, तो समझ जाना है बेयर इन्फिनिटिव है। पढ़ाऊंगा मैं, स्टार मार्क कर रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार मेरे पास इसके रिगार्डिंग डाउट नहीं भेजेंगे। सिंपल सी बात ये है कि लेट वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, मी आएगा। अब सर हर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है, तो लेट में ऐसी क्या खास बात है, लेट में खास बात ये बैठी है ना, ये कंफ्यूज करती है बच्चे को। आगे देखेगा गो, उसको लगेगा यहाँ सब्जेक्टिव केस की जरूरत है क्योंकि आगे वर्ब है, तो आई उसको लगाना बहुत अच्छा लगेगा। दिक्कत बस सारी की सारी यहाँ फंसती है, इसीलिए लेट बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। तो समझना, ये जो लिखी हुई है ना, जो आपको भ्रमित करने के लिए लिखी हुई वर्ब नहीं है, बेयर इन्फिनिटिव, आगे चल के आएगा। एडवांस वर्ब में पढ़ाऊंगा, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है, तब ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका क्लियर। अभी के लिए बस याद कर लो कि लेट वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, तो आई नहीं मी आएगा। कहानी क्लियर है। और ये गो वर्ब नहीं है, बेयर इन्फिनिटिव है। सबके सबके अंदर एक छोटी सी बात थी कि प्रीपोजिशन है सारी के सारी, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होता है, बस बात खत्म। बट के दो मीनिंग होते हैं, मतलब बट के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। कंजंक्शन के केस में इसका मीनिंग होता है, लेकिन प्रीपोजिशन के मीनिंग में इसका केस होता है के सिवाय, ठीक है। तो इसको देख लेना, ठीक है मेरे भाई, इसको बच्चे से नोट कर लो। मिलता हूं मैं प्रोनाउन के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। आ जाओ भाई, अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये भी एक नेक्स्ट टूल है, ठीक। अब फिर से वही काम, आप ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 सेंटेंसेस आप मुझे ब्रेक करके दिखा देंगे, ठीक है। अगर आपने खुद से ब्रेक कर दिए तो अपने आप ही एरर पता चल जाएगा। बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, ब्रेक करने अपने आप से। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा था रिलेटिव प्रोनाउन, सबसे ज़्यादा एरर प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन पे आते हैं। सेकंड नंबर पे एक और है, और थर्ड नंबर पे ये है, ठीक। थर्ड नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये प्रोनाउन का, तो इसको एक बार अपने आप से करने की ट्राई करो। मैंने तो यार 2 मिनट बता ही देना है, ऐसा थोड़ी है कि 2 मिनट में अब मैं जाके कोई किताब पढ़ के आ जाऊँगा और फिर इन सेंटेंसेस को बताऊँगा। मैंने तो बताना ही है, तो फिर क्यों इतने चोचले कर रहा हूँ कि हाँ तुम्हें बताओ, ये तुम करके दिखाओ, सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए, समझना। तो पहले 3 सेंटेंसेस तुम मुझे ब्रेक करके दिखाओ और फिर मिलता हूँ आपके साथ। आ जाओ भाई, कर लें ब्रेक। माई पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, फादर सब्जेक्ट हो गया, डज हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, लाइक मेन वर्ब हो गया, टू प्रेपोजिशन हो गया, और ये सिनेमा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी कहानी क्लियर है। इतने वर्ड्स में किसी को भी कोई भी डाउट है? अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे 2 वर्ड आ रहे हैं, ये और ये, ठीक। अब एक चीज़ सोचो, ये V1 प्लस में ING आ रहा है, V1 प्लस में ING है, तो इसका मतलब ये या तो वर्ब बन सकता है, वर्ब हो सकता है क्या? इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर ये वर्ब होता तो वर्ब बनने का चांस तो गया। अगली बात,
क्या ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है? क्या ये किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है? क्या नहीं बता रहा तो फिर ये एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन गए, बच गया क्या सर? जिरंड है। अगर ये जिरंड है तो क्या है? नाउन है। लो इसके नीचे लिख देता हूँ जिरंड और ब्रैकेट में लिख देता हूँ नाउन, ठीक है। और ये क्या है? ये प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस का, प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। अब एक चीज समझा, जिरंड है तो नाउन है, नाउन भी तो 4-5 काम करता है। कौन कौन से काम करता है? या तो सब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट तो फादर है, या फिर क्या बनना? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन आ नहीं रही भाई, ठीक है। या फिर ये क्या काम करता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, लिंकिंग वर्ब आ नहीं रही भाई। या फिर ये क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ये सिनेरियो है नहीं, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा बेसिकली, चलो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला सिनेरियो बेसिकली यहां बनेगा। अभी दोनों को कंफ्यूज नहीं करते, मैं इसको किसी और एंगल से समझा देता हूं, ठीक। सुनना जरा, एक चीज समझो, यहाँ पे दो वर्ड है, ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, ठीक है। दोनों वर्ब के बाद लिखे हुए हैं, तो दोनों ही बेसिकली वर्ब के ऑब्जेक्ट बनना चाहते हैं। वर्ब के बाद पोजीशन किसकी होती है? वर्ब के ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होता कौन है? वर्ब का ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, हाँ कि ना। ही बॉट अ बैग, ही सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब, और क्या खरीदा गया? बैग। अब मेरे पिताजी पसंद नहीं करते, मेरे पिताजी पसंद नहीं करते, पसंद ना करने के डूअर कौन है? पिताजी। काम क्या कर रहे हैं? नापसंद करना। जो भी चीज नापसंद करी जा रही है ना, वही इस वर्ब की ऑब्जेक्ट है, सीधी बात ये है ना। तो मुझे बस इतना बता दो, मेरे पिताजी पसंद क्या नहीं करते? मुझे पसंद नहीं करते कि जाना पसंद नहीं करते? बोलो, मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते कि मेरा सिनेमा जाना पसंद नहीं करते? मेरा सिनेमा जाना, मुझे तो वो खूब पसंद करते हैं। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेसिकली यहां पे इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बनना चाहिए? लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए गोइंग, ठीक। ये जिरंड। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये मी अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो फिर इसका क्या करें? बेसिकली समझना, मेरे पिताजी पसंद नहीं करते, क्या पसंद नहीं करते? मेरा सिनेमा जाना। आपको इस नाउन के ऊपर बनाना है पोजीशन। मैंने आपको एक बात बताई थी, जिरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं। अब देखो बेसिकली क्या है, ये इस वर्ब के लिए नाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। इसके अंदर आधा तो वर्ब का फीचर है और आधा इसके अंदर नाउन का फीचर भी तो है। अरे हाँ कि ना, नाउन के फीचर के कारण ही तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन पाया, और वर्ब के फीचर के कारण ये एक्शन को रिप्रेजेंट करा। कहाँ जाना? सिनेमा जाना, हाँ कि ना। इसके अंदर एक्शन भी हो रहा, तभी तो टू सिनेमा, गोइंग टू सिनेमा। प्लेस को बताने वाली चीज लगी हुई ना, गोइंग टू सिनेमा। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसके लिए लगा हुआ है? गोइंग के लिए। अरे हाँ कि ना, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस पढ़ाया तो था, तो एक टू सिनेमा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है कि नहीं। ये गोइंग के लिए क्यों लिख पाया? क्योंकि सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, इसके अंदर वर्ब का फीचर है। लेकिन मेरे भाई इसके अंदर नाउन का फीचर भी तो है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो मी है ना, मी, ये कट के हो जाएगा माई। क्यों कर दिया मैंने माई? क्योंकि ये नाउन है। समझ में आया? एक बार फिर से समझो, ध्यान से समझो इसको, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आ जाओ, माई फादर डज नॉट लाइक, फादर सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, टू सिनेमा ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं कहना ही चाह रहा हूं, यहाँ पे एक लिखा हुआ था मी और गोइंग, ये गोइंग वर्ब नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई ऐसे नाउन के साथ नहीं लिखा हो जिसकी विशेषता बता रहा हूं। इतनी कहानी क्लियर है? अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ये जिरंड है, अगर ये नाउन है, तो बेसिकली ये दोनों ही इस वर्ब के ऑब्जेक्ट बनना चाहते हैं। अब इस वर्ब का असली ऑब्जेक्ट है कौन? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है। मेरे पिताजी पसंद नहीं करते, क्या पसंद नहीं करते? मुझे पसंद नहीं करते कि जाना पसंद नहीं करते? वो जाना पसंद नहीं करते। क्या पसंद नहीं उन्हें? उन्हें पसंद नहीं सिनेमा जाना, ठीक है। किसका सिनेमा जाना? मेरा सिनेमा जाना। ये मी से मुझे पता चल गया, बेसिकली बात तो मेरी करनी है। तो यहाँ पे इस मी, समझना, अगर ये ऑब्जेक्ट हो चुका है तो क्या ये ऑब्जेक्टिव केस में रह पाएगा? अब इसीलिए मैं पहले ना वो डाई ट्रांजिटिव नहीं पढ़ाता होता क्या ना, बच्चा कहेगा सर ये लाइक डाई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकती क्या? इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह दें और इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह दें। एक बात बताओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू हुम या फॉर हुम का रिप्लाई। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू हुम, फॉर हुम, फ्रॉम हुम का रिप्लाई है। क्या है? किसके लिए, किससे, ऐसा कुछ रिप्लाई आ रहा है क्या? ये ऐसा तो कोई रिप्लाई नहीं है। तो समझ जाओ ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पेयर नहीं है। और आपको एक और बात बताई थी, घर में डाई ट्रांजिटिव की फैक्ट्री मत खोल लेना डाई ट्रांजिटिव कॉन्सेप्ट पढ़ते ही। ये लाइक कोई डाई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। समझ में आया? सिंपल सा फंडा है। मेरे पिताजी पसंद नहीं करते, क्या पसंद नहीं करते भाई? पसंद नहीं करते मेरा सिनेमा जाना।
मेरा सिनेमा जाना लिखना है तो इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाओ सिनेमा जाने को, इस गोइंग को। और इस मी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं, इसको पॉजेसिव केस में लिखो, मेरा जाना। एक नाउन के ऊपर पोजेशन कौन बनाएगा? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस की पॉजेसिव एडजेक्टिव? ये तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। प्रोनाउन दूसरे नाउन पर पोजेशन बनाते हैं कि प्रोनाउन दूसरे नाउन की जगह पर आते हैं? दूसरे नाउन की जगह पर आते हैं। ये तो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन पर पोजेशन बनाया करते हैं, इसलिए यहाँ एडजेक्टिव की जरूरत है, माई लगाओ। समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया तो देखो इस सेंटेंस में आ जाएगा। आ जाओ इस सेंटेंस पे। शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। डज क्या आपका? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। माइंड क्या है? मेन वर्ब है। अब इनको देखो दोनों को। इन प्रेपोजिशन है, ये क्लास इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको देखना, ये लेट बेसिकली एडवर्ब हो गया इस कमिंग के लिए। ये कम जो है, कम मुझे बताओ, V1 प्लस में आईएनजी है, इसके पास 3-4 हैं। या तो ये वर्ब हो सकता है, वर्ब ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये किसी नाउन की विशेषता नहीं बता रहा। समझ में? कमिंग विंड, आती हुई हवा, ऐसे। कमिंग ट्रेन, कमिंग बस, ऐसे। तो आगे कोई नाउन भी नहीं है जिसकी विशेषता बता रहा हो कि मैं इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दूं। बच क्या क्या? जेरेंड है, नाउन है कि ना? और ये अस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो दोनों के दोनों इस माइंड वर्ब के ऑब्जेक्ट बनना चाहते हैं। माइंड का मतलब होता है किसी चीज से आपत्ति होना, किसी चीज से आपत्ति होना। माइंड का मतलब होता है कोई चीज, मान लो किसी आपने को मजाक कर दिया ना किसी के साथ, फिर आप क्या कहते हो? प्लीज डोंट माइंड। आप माइंड मत करना इस बात का, मतलब कोई मन में बैर मत रखना इस चीज के लिए, आप इसमें आपत्ति मत करना प्लीज, ऐसे। तो वो बुरा नहीं मानती, वो माइंड नहीं करती। किस चीज को माइंड नहीं करती? वो माइंड नहीं करती किसे? हमें माइंड नहीं करती कि लेट आना माइंड नहीं करती। बोलो, किस चीज को माइंड नहीं करती? हमें माइंड नहीं कर रही कि लेट आना माइंड नहीं कर रही? वो नहीं माइंड कर रही लेट आना। ठीक, तो बेसिकली इस माइंड वर्क का ऑब्जेक्ट होना कौन चाहिए? समझना यार। इसके अंदर रूल रट्टे तो देखो मैं सिंपली सीधी सीधी बता सकता हूँ। ये जिरेंड है, जिरेंड है, जिरेंड से पहले प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, क्या आएगा? यहाँ पर पॉजेसिव केस बनाओ, आर लगा दो। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपको इस सेंटेंस का मीनिंग निकालना नहीं आया ना, तो फिर आप ये रूल रट्टा तो समझ लोगे, लेकिन ये जो 2 सेंटेंसेस है ना, ये सारी जिंदगी नहीं समझ में आएंगे तुम्हें। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ, ग्रामर उसी बच्चे के काम की है जो रीडिंग कर रहा है। आगे सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। टीचर का काम होता है बताना, गाइड करना। मैंने पहले भी कहा था, अगर आज तक तुम्हें हिंदी बनाना, मीनिंग निकालना ये सब नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसके कसूरवार नहीं हो। लेकिन अब अगर कोई सही सलाह देने वाला मिल गया है, उसने सलाह दे दी है, अब भी नहीं कर रहे हो, तो अब तुम कसूरवार हो। होगा कुछ नहीं, ये कोर्स खत्म हो जाएगा, तुम कहोगे सर फायदा नहीं हुआ, पैसेज PQRS क्लोज टेस्ट ये सब तो हो नहीं रहे। उसके बाद फिर नया कोर्स, नई कोचिंग, 3 साल अपने खराब कर लो, पैसा खराब कर लो, जब अकल लग जाए तब रीडिंग शुरू कर देना। फिर बता रहा हूँ, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, जब तक रीड करके मीनिंग निकालना नहीं आएगा तब तक ग्रामर आपके कोई काम की नहीं है। शी डज नॉट माइंड, वो माइंड नहीं करती। क्या माइंड नहीं करती? वो हमें माइंड नहीं करती कि वो हमारा लेट आना माइंड नहीं करती, वो माइंड नहीं करती हमारा लेट आना। तो बेसिकली ये जो कमिंग है ना, ये बनेगा ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड कोई डाई ट्रांजिटिव वर्ब थोड़ी है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? शी डज नॉट माइंड आवर कमिंग लेट, शी डज नॉट माइंड आर कमिंग लेट। वो माइंड नहीं करती हमारा लेट आना। समझ में आ गया? नेक्स्ट, शुभम सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, लाइक मेन वर्ब है। अब शिल्पा भी ऑब्जेक्ट बनना चाहता, और ये टॉकिंग जो जिरण बनेगा, क्यों जिरण बनेगा वो तुम समझ ही गए, क्योंकि ये वर्ब हो नहीं सकता, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि ये इसके बाद कोई नाउन भी नहीं है। टॉकिंग पैरट, टॉकिंग पर्सन, ऐसा कुछ लिखा होता तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता, वो भी कुछ नहीं है, तो ये भी ऑब्जेक्ट बनना चाहता है। अब तुम मुझे सोच के बताओ कि आखिर ऑब्जेक्ट है कौन? ये शिल्पा ऑब्जेक्ट है कि टॉकिंग ऑब्जेक्ट है? शुभम डज नॉट लाइक शिल्पा, शुभम शिल्पा को पसंद नहीं करता। हो सकता है कि वो शिल्पा को पसंद ना करता हो, अगर ये सेंटेंस यहीं खत्म हो जाता तो एकदम सही हो जाता, शुभम शिल्पा को पसंद नहीं करता। लेकिन ये आगे देखो क्या लिखा हुआ है, टॉकिंग टू सुलभ, शिल्पा टॉकिंग टू सुलभ। अब इस सेंटेंस को पढ़ के क्या मीनिंग निकलेगा? शुभम पसंद नहीं करता बात करना सुलभ से। किसका बात करना? शिल्पा का सुलभ से बात करना। अरे आया समझ में? अगर ये सेंटेंस इतना ही हो, शी डज नॉट माइंड अस, माई फादर डज नॉट लाइक मी, तब तो ये कुछ सेंसिबल सेंटेंस हो सकते हैं। लेकिन ये आगे जो बात लिख रखी है, इससे हमें पता चल रहा है कि बेसिकली इस माइंड वर्क का ऑब्जेक्ट ये नहीं ये बनेगा, इस लाइक वर्क का ऑब्जेक्ट ये नहीं ये है, इस माइंड वर्क का ऑब्जेक्ट ये नहीं ये है, इस लाइक वर्क का ऑब्जेक्ट ये नहीं ये है। समझ में आया?
शुभम को पसंद नहीं है क्या? शिल्पा का सुलभ से बात करना। शिल्पा तो उसको खूब पसंद है, बाबलो इसी के चक्कर में 3 साल से फिर रहा है वो। उसको क्या पसंद नहीं है? उसको पसंद नहीं है शिल्पा का सुलभ से बात करना। तो बेसिकली इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बना? इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट बना टॉकिंग। किसका टॉकिंग? किसका बात करना? एक नाउन दूसरे नाउन के साथ आ सकता है क्या? भाई ये जिरेंड है तो नाउन ही तो हो गया। एक नाउन दूसरे नाउन के साथ आ सकता है क्या? सर नहीं आ सकता। किस केस में आ सकता है याद करो? अगर वो दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग जाए। अगर मुझे इसको एडजेक्टिव की तरह से बिहेव कराना है तो फिर क्या तरीका है? यहाँ लगा दो अपोस्ट्रोफी एस। अब ये पॉजेसिव केस हो गया, नाउन का पॉजेसिव केस हो गया, काम इसके एडजेक्टिव वाले हो गए। आ जा रही हैं वो सारी बातें याद? क्यों लगा रखा था मैंने, क्यों बार बार बता रहा था? अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हो जब आप एक नाउन के साथ वो अगले नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से बिहेव करने लग जाता है। यही बढ़ाना था। आया समझ में? तो बुक में आपको रूल क्या मिलेगा? पॉजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव और नाउन का यूज किया करो। एक नाउन के पॉजेसिव या पॉजेसिव केस का यूज किया करो या एडजेक्टिव के पॉजेसिव केस का यूज किया करो एक जिरेंड से पहले। रूल को समझने के लिए सबसे पहले तो जिरेंड पता होना चाहिए, फिर ये पता होना चाहिए कि नाउन का पॉजेसिव केस क्या होता है, एडजेक्टिव का पॉजेसिव केस क्या होता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। इसके आगे ये भी बात लिखी मिल जाती है कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस मत यूज किया करो। सीधी सी बात है, शॉर्ट में बात ये है। जिरेंड क्या होते हैं? नाउन होते हैं। नाउन के साथ क्या लगाओगे? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे क्या? प्रोनाउन तो नाउन की जगह पे आते हैं। नाउन के साथ क्या लग सकता है? नाउन के साथ लगेगा या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर कोई दूसरा नाउन पॉजेसिव केस में हो। जो बेसिकली पॉजेसिव केस में होने से क्या हो जाएगा? वो भी तो एडजेक्टिव ही हो जाएगा। तो है क्या ये जिरेंड? क्या है ये जिरेंड? जो तीनों में आया ये नाउन है। नाउन से पहले प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं क्या लगाया करो? या तो एडजेक्टिव का पॉजेसिव केस लगाया करो या फिर कोई नाउन दे रखा तो उसको पॉजेसिव में कन्वर्ट कर दिया करो। इतनी बात आ गई समझ में? जिरेंड नाउन होते हैं। देखो फिर बता रहा हूं इन एरर्स को कैसे करना है। सीधा सेंटेंस के मीनिंग से। मेरे पिताजी पसंद नहीं करते, मुझे पसंद नहीं करते कि जाना पसंद नहीं करते? जाना पसंद नहीं करते। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे मी नहीं माई लिखो, क्योंकि जिरेंड से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आ सकता, क्योंकि ये नाउन होता है। समझ में आया? नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं या पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। क्लियर है इतनी बात? मेरे पिताजी पसंद नहीं करते मेरा जाना, वह माइंड नहीं करती हमारा लेट आना। हमें माइंड नहीं करती कि लेट आना माइंड नहीं करती, लेट आना। तो ऑब्जेक्ट ये बनेगा, ऑब्जेक्ट ये बनेगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। ये नाउन है तो इससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। शुभम पसंद नहीं करता, क्या पसंद नहीं करता? बात करना। किसका बात करना? शिल्पा का बात करना। इस वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट ही हो चुका तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये नाउन इसके साथ किस केस में आ सकता है? अगर ये एडजेक्टिव की तरह से बिहेव करने लग जाए। अब आ जाओ इन सेंटेंसेस पे। एक बार अब तुम खुद देखो, ठीक है? मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूं, एक बार इनको खुद से देखो क्या होना चाहिए इनमें। सोचा भाई? वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नेवर क्या है? एडवर्ब है। सीन क्या है? मेन वर्ब है। बैडली क्या है? एडवर्ब है। इसको क्वालिफाई करने वाला बेसिकली इन्फिनेटिव जेनेट पार्टिसिपल सेमी वर्ब भी तो होते हैं, अर्धवर्ब होते हैं, अपने लिए एडवर्ब तो लगवा ही सकते हैं। विद प्रेपोजिशन है और एनीवन इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है? अब वी हैव नेवर सीन, हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं देखा। अब बताओ क्या लिखें? या हिम काट के हिज करें क्या? सोचो। मैं इसीलिए बता रहा था, इसीलिए कह रहा था कि अगर आपने रूल रट्टे बिठाए ना, रूल रट्टे क्या है? V1 प्लस आई एन जी आया, जिरेंड आया तो पहले पॉजेसिव कर दो। ये V1 प्लस आई एन जी देखेगा, काट के यहाँ पे करेगा हिज। सही नहीं होगा उससे। इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ, मीनिंग क्या है? अगर तुमने मीनिंग सही निकाल दिया ना तो ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं देखा। वी हैव नेवर सीन, हमने कभी नहीं देखा। क्या नहीं देखा? उसे बिहेव करते हुए नहीं देखा, उसे किसी के साथ गलत बिहेव करते हुए नहीं देखा। कि हमने कभी नहीं देखा उसका बिहेव करना। जैसे यहां पर था ना, मेरे पिताजी पसंद नहीं करते मेरा जाना, माई पॉजेसिव में आया, मेरा जाना, हमारा आना, शिल्पा का बात करना, पॉजेशन। अगर यहाँ पे आपने हिज लिखा ना, अगर आपने लिखा हिज तो पता क्या मीनिंग होगा? हमने कभी नहीं देखा उसका बिहेविंग, हमने कभी नहीं देखा उसका बिहेव करना। और जब हिम लिखोगे तो इसका मीनिंग हुआ हमने कभी नहीं देखा उसे, हमने कभी नहीं देखा उसे बिहेव करते हुए, हमने कभी नहीं देखा उसे बिहेव करते हुए किसी के साथ बुरा। बोलो क्या मीनिंग है? एक चीज समझना, लॉजिकल सी बात बताऊं। लॉजिकल सी बात ये है कि नापसंद किया जाने का ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
नापसंद आप किसी इंसान को भी कर सकते हो, किसी चीज़ को भी कर सकते हो। सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर ये सिनेमा विनेमा देखकर मुझे पता चलेगा इसको नापसंद किया जा रहा है। आप माइंड किसी चीज़ को करोगे, आप माइंड किसी पर्सन को माइंड नहीं करोगे, किसी चीज़ को माइंड करोगे, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। आप नापसंद किसी पर्सन को भी कर सकते हो, किसी चीज़ को भी कर सकते हो, मीनिंग के आधार पर हमने इसको कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ देखना, सीन वर्ब का मतलब क्या होता है? देखना। सॉ का मतलब होता है देखना। भाई एक बार बताओ, इस बिहेविंग को देखा जा सकता है क्या? दिखाई कौन देगा? दिखाई तो इंसान देगा ना यार। कभी बिहेविंग को देखा जा सकता है क्या? सी वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी बिहेव हो सकता है? सी वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी भी बिहेव हो सकता है क्या? जैसे यहाँ पर डज नॉट लाइक का ऑब्जेक्ट ये बन रहा है मीनिंग के अकॉर्डिंग, तो सीन वर्ब का ऑब्जेक्ट बिहेविंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझना, इसीलिए क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा ये हिम ही। हमने कभी नहीं देखा उसे, हमने कभी नहीं देखा उसे क्या करते हुए? किसी के साथ गलत बिहेव करते हुए। ये बिहेविंग है बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बताया था? V1 प्लस में ING, V1 प्लस में ING यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा तो यह नाउन या प्रोनाउन इसका डूअर होगा। समझ में आया? यहाँ ये जिरंड नहीं है, यहाँ यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब बच्चा पता है और दिमाग चलाना शुरू कर देगा, सर यहाँ भी तो ये मी गोइंग का डूअर है, मैं ही तो जा रहा हूं। कुछ नहीं हो सकता भाई तुम्हारा। समझना, एक कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे उसको समझाना चाह रहा हूं वैसे पकड़ने की कोशिश करो, वरना फिर सारी जिंदगी रूल रट्टे ही बिठाने पड़ेंगे। समझो, फिर से समझो। मेरे पिताजी पसंद नहीं करते मेरा जाना, मेरा जाना ऑब्जेक्ट ये है, ये पॉसेसिव में आएगा। वह माइंड नहीं करती हमारा आना, ऑब्जेक्ट ये है, ये पॉसेसिव में आएगा। वह पसंद नहीं, शुभम पसंद नहीं करता शिल्पा का बात करना, ऑब्जेक्ट ये है, पॉसेसिव में आएगा। हमने कभी नहीं देखा उसे, हमने कभी नहीं देखा उसे बात करते हुए, ये सेक्शन का डूअर बन गया। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? कौन नहीं दिख रहा? ये नहीं दिख रहा। क्या करते हुए? बिहेव करते हुए। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? और यहां पर इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कभी पढ़ेंगे आगे चल के, अभी के लिए सिर्फ टर्म यूज करिए, करेंगे फिर। सर आपने तो कहा था ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं। अगर ये सेक्शन का डूअर हो ना तो ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, आगे बात करेंगे। अभी के लिए वो होती है ना एमआई वाली स्टिक, भूल जाओ कि मैंने ऐसी कोई बात बोली, गलती होगी मुझसे मालिक कि मैंने ये बात आज बोल दी, वैसे बोलनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, निकल गई बस मुंह से। तो अभी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं, सिंपली सुनना। मेरे पिताजी पसंद नहीं करते मेरा जाना, वह माइंड नहीं करती हमारा आना, शुभम को पसंद नहीं शिल्पा का बात करना, हमने कभी नहीं देखा उसे बात करते हुए। अगर ये करना आ जाए ना तो आपसे ये एरर आसानी से हो जाएगा। उसे बात करते हुए यानी ऑब्जेक्ट ये है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, इस पर ये जिरंड नहीं है, और ये सेंटेंस कैसा हो गया? नो एरर। मैं फिर बता रहा हूँ, सारी किताबों में ये 3 सेंटेंस तो मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा। और ये अगर मिलेगा भी ना तो फिर कई अंग्रेज लोग हैं गलत पढ़ा देते हैं, फिर वो ज़्यादा उछलने के चक्कर में। मैं किसी का देखो नाम नहीं लेना चाहता, एक बड़े ही मशहूर टीचर हैं, उनकी एक आपने वीडियो देखी होगी, जिन बच्चों ने वीडियो देख रखी है ना, जैसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो डाउट भेजने को तैयार होंगे। ही सो मी वॉशिंग द क्लोथ्स आएगा कि माई वॉशिंग द क्लोथ्स आएगा, सरासर गलत पढ़ा रखा हो इस वीडियो में, ठीक है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, छोड़ो उन सब बातों को। जैसी वो वीडियो डली ना मेरे पास कम से कम 60 टीचर्स के फ़ोन आए कि सर ये देखना क्या पढ़ा रखा है। जो भी थोड़ा मोटा मानते कि मैं ठीक ठाक चीज़ें जानता हूँ, भाई अगर वो चीज़ सही हो जाए ना मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। फालतू बातें, इलॉजिकल बातें बगैर मतलब की। तो होता क्या ना यार, नाम बड़ा सुन के ना, और वो तो मुखर्जी नगर का इतना बड़ा टीचर है, वो कैसे गलत पढ़ा सकता है। और लोग तो जैसे कहते हैं, तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, इतना फीस तो बड़े टीचर का भी नहीं है। मैं तो छोटा ही हूँ भाई, मैं छोटा हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर ध्यान रखता हूँ, जो बोर्ड पे लिखूँ वो सही पढ़ाऊँ, गलत नहीं पढ़ाऊँ, ठीक है। तो फालतू कॉन्सेप्ट है वो सब, बगैर मतलब की बातें हैं, सीधी बात ये है। इसको सुनो, समझो और अप्लाई करो। इस सेंटेंस पे आ जाओ। वैन क्या है? कंजंक्शन है। वी क्या है? सब्जेक्ट है। एंटर्ड क्या है? वर्ब है। लिखवाया था ना एंटर और रीच ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। रूम क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। वी सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। फाउंड वर्ब नंबर 2 हो गया। ऑन प्रीपोजिशन हो गया, और ये फ्लोर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आ जाओ। व्हेन वी एंटर द रूम, जब हम रूम में एंटर हुए, जब हम रूम में एंटर हुए। वी फाउंड, फाउंड माने यहाँ ढूंढना नहीं, फाउंड माने यहाँ पाना। फाउंड माने क्या है? पाना। वी फाउंड हिम,
हमने उसे पाया। इसका मीनिंग क्या है? हमने उसे पाया जमीन पर पड़े हुए, हमने उसे पाया जमीन पर पड़े हुए, कि हमने पाया उसका पड़ना। हिज लिख दूंगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? उसका पड़े होना। हमने पाया उसका पड़े होना जमीन पर, कि हमने पाया उसे जमीन पर पड़े हुए। बोलो क्या चीज पाओगे तुम? ये पड़े होना पाओगे कि ये इस इंसान को पाओगे पड़े हुए अवस्था में? सोच लो खुद से। मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक इनके मीनिंग निकालने नहीं आएंगे ना, कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे। बताओ, हमने पाया किसको पाओगे? इस इंसान को पड़ी हुई अवस्था में पाओगे, कि तुम इसका पड़े होना पाओगे? तुम पाओगे इस इंसान को पड़े हुए। तो बेसिकली यही ऑब्जेक्ट बनेगा। ये है आपका ऑब्जेक्ट। और ये लाइन तुम्हें पता है क्या होता है? करवाया था मैंने लाइन, याद आ रहा है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से काम करने वाला बेसिकली एडजेक्टिव बन जाएगा इसके लिए। हमने पाया उसे किस अवस्था में? पड़े हुए। हमने पाया कैसे? पड़े हुए। जब हम रूम में एंटर हुए, व्हेन वी एंटर्ड द रूम, वी फाउंड हिम लाइंग ऑन द फ्लोर। हमने पाया उसे जमीन पर पड़े हुए। कहानी इतनी क्लियर है? फिर से समझ लो। रूल तो किताब में सिर्फ इतना मिलेगा कि जिरंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगाया करो, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस मत लगाया करो, ठीक है? क्योंकि जिरंड नाउन है, नाउन से पहले प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस थोड़ी आएगा भाई। या तो एडजेक्टिव का पजेसिव केस आएगा या फिर किसी नाउन का पजेसिव केस आएगा। कहानी बिल्कुल सिंपल है। जब तक ये दो सेंटेंस ना कराओ ना, बच्चे के लिए कहानी बिल्कुल केक वॉक, बिल्कुल सिंपल है। सीधा उसको बताओ जिरंड, जिरंड से पहले प्रोनाउन नहीं आते एडजेक्टिव लगा, जिरंड से पहले प्रोनाउन नहीं आते एडजेक्टिव लगा, जिरंड से पहले दूसरा नाउन नहीं आता पजेसिव केस कर दे, बहुत खुश है वो। जैसे ये दो सेंटेंस कराओगे वो जाएगा बावला कि सर ये क्या हो गया। फिर बता रहा हूं, मीनिंग, मीनिंग पे फोकस करो। मेरे पिताजी पसंद नहीं करते किसे? मुझे की जाने को, जाने को। तो ऑब्जेक्ट इसको बनाओ, इसको एडजेक्टिव बनाओ। वह माइंड नहीं करती किसे? हमें माइंड नहीं करती कि जाना, हमारा आना माइंड नहीं करती, आना माइंड नहीं करती। इसे ऑब्जेक्ट बनाओ, इसे एडजेक्टिव बनाओ। शुभम को पसंद नहीं, क्या पसंद नहीं? शिल्पा की उसका बात करना, बात करना। इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, इसे एडजेक्टिव बनाओ। हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं देखा, बिहेविंग को नहीं देखा, कि उसे नहीं देखा बिहेव करते हुए, उसे नहीं देखा। तो इसको बनाओ ऑब्जेक्ट और इस बार इसको बनाओ एडजेक्टिव। जैसे यहाँ इसको एडजेक्टिव बना रहे हो, इसको एडजेक्टिव बना रहे हो, इसको एडजेक्टिव बना रहे हो, इस बार इसको बना दो एडजेक्टिव। क्योंकि दो दो नाउन प्रोनाउन साथ में थोड़ी आएंगे, इस बार इसको एडजेक्टिव बनना पड़ेगा, जेरेंड नहीं हो सकता। और एडजेक्टिव के रूप में क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। हमने कभी नहीं देखा उसे बिहेव करते हुए। हमने, जब हम रूम में एंटर हुए, हमने पाया उसे जमीन पर पड़े हुए। आया मेरे भाई समझ में? इस कॉन्सेप्ट को और हाई लेवल पे लेके जाऊंगा एडवांस, और मैं जब जिरन पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी के लिए ये प्रोनाउन के लिए इतना इसका लेवल बहुत है, इसको नोट कर लो। फिर मैं मिलता हूँ प्रोनाउन मिसलिनियस के अगले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है? इसको नोट कर लो भाई बढ़िया से। आ जाओ भाई, अब अगले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाते समय। याद है मैंने सेंटेंस लिखा था, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ मुंबई इज। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राहुल इज टॉलर देन आई एम। वो याद आ रहा है? तब मैंने आपको एक बात बोली थी, एक कंपैरिजन जो होता है ना, वो हमेशा सेम केसेस में होता है। अब देखो बच्चे कहते हैं सर आप रूल वूल नहीं लिखवाते। काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया कि सर रूल वूल लिखवाने। मेरे भाई रूल ही लिखने थे तो फिर किताब ही खरीद लेते 200 रुपये की, मेरी ज़रूरत ही क्या थी? रूल वूल लिखने नहीं आया मेरे पास एक्सप्लेनेशन जानने आए हो, वो समझ जानने आए हो कि जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है? तो रूल वूल की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। रूल लिखवाने को इसमें लिखवा दूँ, वाइल डूइंग कंपैरिजन मेक श्योर द कंपैरिजन इज बिटवीन सेम केसेस। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करें, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करें। ये वही तो लिखा है यार। सीधी सी बात ये है कि कंपैरिजन करते समय ध्यान रखना कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा। बात इतनी है, ठीक है? कंपैरिजन जब भी होगा तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा। इतनी कहानी क्लियर है? अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद अपन इसको देख लेते हैं, ठीक है? आओ इस सेंटेंस को कर लेते हैं। तुमसे करवा लूँ क्या? जवाब छोड़ दिया, ये वाला मैं ही करता हूँ। कारण क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। स्मार्टर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। काम क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब समझना, सो क्या है? कंजंक्शन है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। शुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सिलेक्ट क्या है? मेन वर्ब है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है।
करण करण मुझसे स्मार्टर है तो तुम्हें उसे सिलेक्ट करना चाहिए। करण मुझसे स्मार्टर है तो तुम्हें उसे सिलेक्ट करना चाहिए। अब एक चीज समझो, एक ऐसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट होता है क्या? ऑब्जेक्ट होता नहीं। और कंपैरिजन किस किस के बीच में होगा? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा। तो जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन संभव है क्या? वो वाला केस तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ऑब्वियसली जो भी कंपैरिजन होगा वो किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा, करंट से होगा। तो अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्वियसली सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई। बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक एम वर्ब अंडरस्टूड है, समझना। ये देन क्या थी? आपकी कंजंक्शन थी। अब एक कंजंक्शन ये आ रही है, एक कंजंक्शन ये आ रही है, दो दो कंजंक्शन। अगर कंजंक्शन दो हैं तो क्लॉज कितने होने चाहिए? तीन। दो क्लॉज के लिए एक कंजंक्शन, अगर कंजंक्शन दो है तो इसका मतलब क्लॉज कितने रहेंगे? तीन। तीन क्लॉज के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर कितने चाहिए? तीन। समझना, इज वर्ब करन उसका सब्जेक्ट, सिलेक्ट वर्ब यू उसका सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर हो गए, एक और होना चाहिए तभी तो दो कंजंक्शन जस्टिफाई होंगी। वो वर्ब है आई प्लस एम का पेयर। समझना, यही बताया था उस दिन आपको कि कंपैरिजन करते समय ध्यान रखना सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है। करण इज स्मार्टर देन आई एम, करण के साथ कंपैरिजन है, सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा। और क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसकी वर्ब ना हो? जैसे कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं हो सकता जिसकी वर्ब ना हो। तो ये बात ऑब्वियस हो गई कि इसके बाद एक वर्ब अंडरस्टूड है। ये लिख देंगे तो कोई ऐसा कहने वाला नहीं है भाई ये लिख कैसे दी, गलत हो गया। समझना, यहाँ पे आई के साथ एम अंडरस्टूड हो गया, ही होता तो फिर इज अंडरस्टूड हो जाता, शी होता तो फिर इज अंडरस्टूड हो जाता, दे होता तो फिर आर अंडरस्टूड हो जाता। बेसिकली वहां अगर लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ भी एक लिंकिंग वर्ब अंडरस्टूड हो रही है। समझ में आई इतनी बात? दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो ऐसा कोई बवाल नहीं आ जाएगा। ठीक, अंडरस्टूड होती है इसलिए हम इसको छोड़ सकते हैं। इतनी ही कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ। नेक्स्ट सेंटेंस को समझने के लिए ना चलो एक बार देख ही लो इसको। ठीक है, यू सब्जेक्ट हुआ, आर मेन वर्ब हुआ, यू आर एज गुड एज हिम। इसका मतलब क्या होता है? यू आर एज गुड एज हिम, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है बस मुझे इतना बता दो। इसका मतलब तुम उतने ही अच्छे हो। अगर मैं कहूँ यू आर एज टॉल एज रोहन, तुम उतने ही लंबे हो जितना रोहन है। यू आर एज फैट एज राजेश, तुम उतने ही मोटे हो जितना राजेश है। यू आर एज इंटेलिजेंट एज कुणाल, तुम उतने ही इंटेलिजेंट हो जितना कुणाल है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? ये तुलना करने के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या काम कर रहा है ये तुलना करने के काम आ रहा है। ठीक है, सो क्या है? कंजंक्शन है। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट आया जो इसमें वो क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। वरी क्या है? मेन वर्ब है। एंड क्या है? कंजंक्शन है। डिलीवर क्या है? वर्ब है। और ये स्पीच इसका ऑब्जेक्ट है। पहले तो इस सेंटेंस का मीनिंग समझ लो। मान लो कि मैं और मेरा दोस्त है, हम दोनों ने एक प्रेजेंटेशन बनाई। ठीक है, अब मान लो मुझे क्या है, मुझे प्रेजेंटेशन देनी अच्छी आती है। ठीक है, मतलब वो प्रेजेंटेशन देनी कह रहा हूँ, बनानी अच्छी आती है, टाइपिंग वाइपिंग इफेक्ट वगैरह वो सब मैं लगा लेता हूँ बढ़िया। और मेरा जो दोस्त है वो बोलने में बहुत अच्छा है, वो डिलीवर बहुत बढ़िया कर लेगा उस प्रेजेंटेशन को। तो हमने अपना काम बांट लिया, भाई तू बस प्रेजेंटेशन जाके बोल देना और मैं क्या, मैं सारी प्रेजेंटेशन बना दूंगा। ठीक, अब हुआ क्या, जिस दिन प्रेजेंटेशन डिलीवर करने का दिन था मैंने सारी प्रेजेंटेशन बना के मैं तैयार हूँ। अब हुआ क्या, उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया, वो आ नहीं पाया। और नंबर डिपेंड कर रहे हैं, हम दोनों का ग्रुप बना हुआ है, जितने नंबर लगेंगे वो दोनों के लगेंगे। अब टीचर्स को ये तो पता चल गया कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया है ना, तो वो ये तो नहीं कह रहे कि बिल्कुल 0 नंबर ही देंगे उसको, लेकिन वो कह रहे हैं एक काम करना है यार तू ही प्रेजेंटेशन दे देना। तो मैं कह रहा हूँ सर मेरे को नहीं प्रेजेंटेशन देनी आती। तो एक टीचर है बड़ा कोऑपरेटिव सा, वो क्या कह रहा है, भाई देख यू आर एज गुड एज हिम, तू उतना ही अच्छा है जितना वो है, तू उतना ही अच्छा है जितना वो है, सो डोंट वरी, इसलिए परेशान मत हो, सो डोंट वरी, डू नॉट वरी। बेसिकली ये क्या है, ये इंपेरेटिव है, आप किसी को सलाह दे रहे हो, सो डोंट वरी। बेसिकली इंपेरेटिव और इसका सब्जेक्ट कौन है इस वरी वर्ब का, यू। तुम उतने ही अच्छे हो, तुम उतने ही अच्छे हो जितना वो है, सो डोंट वरी, परेशान मत हो, एंड डिलीवर द स्पीच। ये फिर से इंपेरेटिव आया, एंड वर्ब एंड कंजंक्शन है, इससे वरी और डिलीवर वर्ब जुड़ी हुई है, ये भी इंपेरेटिव ही है, इसका भी सब्जेक्ट कौन है, यू ही है, एंड डिलीवर द स्पीच, और तुम स्पीच को डिलीवर करो। तुम उतने ही अच्छे हो जितना वो है, तो घबराओ मत और स्पीच को डिलीवर करो, मतलब स्पीच दे दो। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? प्रेजेंटेशन भी लिख सकता था, एग्जाम्पल में मैंने प्रेजेंटेशन बोला, प्रेजेंटेशन लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, कहीं सोचो सर स्पीच और प्रेजेंटेशन कहाँ से आ गया, स्पीच तैयार करियो मान लो। ठीक है, तो तुम उतने ही अच्छे हो जितना वो है, तो घबराओ मत और प्रेजेंटेशन दे दो या स्पीच दे दो। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग तो है ये। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी।
ये देन क्या था, देन कंजंक्शन था। कंजंक्शन से मुझे पता चल गया था कि आगे एक और क्लॉज है। ये जो एज गुड एज है ना, बेसिकली ये है सिमिली। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सिमिली। और ये भी क्या काम करता है अंग्रेजी में, ये भी कंजंक्शन का ही काम करता है। जैसे ये देन कंजंक्शन होता है ना, तुलना करने का काम आता है, ऐसे ये भी तुलना ही करता है और ये भी किसका काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, अब समझना बेसिकली क्या है, ये जो आर मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, इसके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, जो एडजेक्टिव, वो ये रहा। और ये पूरा का पूरा बेसिकली क्या बना देता है, ये कहते हैं इसको सिमिली। और ये क्या काम करता है, कंजंक्शन का। ठीक, इस सिमिली के अंदर, चलो पहले सिमिली को देख लेते हैं, उस सेंटेंस पे बाद में आ जाएंगे। सिमिली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ये ऐसे बनता है, एज प्लस में एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, प्लस में एज आएगा। ठीक, एज लिखा होगा, फिर यहाँ पे एज लिखा होगा, सुन रखे हैं आपने बहुत बार, जिंदगी में बहुत बार सुना है, एज टॉल एज स्ट्रॉन्ग एज ब्रेव एज, बहुत बार सुन रखा है आपने। एज आएगा दोनों तरफ और बीच में एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब आएगा। कब एडजेक्टिव आएगा कब एडवर्ब आएगा, डिपेंड करेगा कि तुम्हें तुलना किसकी करनी है। अगर तुम्हें दो नाउन्स की तुलना करनी है तब तो आएगा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन्स के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव। अगर तुम्हें तुलना करनी है दो वर्ब की, फिर आएगा एडवर्ब। एक्शन की तुलना करोगे तो एडवर्ब लगाओगे, अगर एक नाउन की तुलना करोगे तो एडजेक्टिव लगाओगे। एक एग्जांपल से समझो, राधिका इज एज नाइस ओब्लिक नाइसली एज रोशनी। राधिका उतनी नाइस है या नाइसली है जितनी रोशनी है। तुलना किसकी होनी है, राधिका की और भी रोशनी की, हाँ कि ना। दो नाउन्स की तुलना होनी है, नाउन्स की तुलना करनी है तो एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। ठीक है, सीधी सी बात बताऊं, लिंकिंग वर्ब आई, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएंगे, एडजेक्टिव आएंगे कि एडवर्ब आएंगे, एडजेक्टिव आएंगे। क्यों, क्योंकि लिंकिंग वर्ब कब लगाते हो, नाउन के लिए, कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए। और कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा ना, इसलिए तो गया। समझ में आया, अब इस पे आ जाओ। राधिका बिहेव्स एज नाइस ओब्लिक नाइसली एज रोशनी। राधिका बिहेव करती है, राधिका बिहेव करती है कैसे, जितना नाइसली रोशनी बिहेव करती है उतना ही। यहाँ पे तुलना किसकी होनी, दोनों के बिहेव करने की, दोनों के एक्शन की। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइसली आएगा, यहाँ नाइस नहीं आएगा। तो सीधी बात ये है, लिंकिंग वर्ब के बाद तो आएंगे आपके एडजेक्टिव और एक्शन वर्ब के बाद आएंगे आपके एडवर्ब। समझ में आ गया, लिंकिंग वर्ब के बाद आएंगे एडजेक्टिव। क्यों, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है। एक्शन वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करेंगे, इसलिए एडवर्ब आएगा। सिमिली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सिमिली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है तुलना करना। सिमिली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है तुलना करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इसका कंजंक्शन होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा एज प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस में एज। कब एडजेक्टिव आएगा कब एडवर्ब आएगा, ये निर्भर करेगा इस बात पे कि आप तुलना करवाना किसकी चाहते हो। अगर आप तुलना करवाना चाहते हो दो नाउन्स की, तब तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एडजेक्टिव। अगर आप तुलना करवाना चाहते हो एक वर्ब की, कि जैसा वो बिहेव करती है वैसा ही वो बिहेव करती है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक एडवर्ब। समझ में आया। अब यहाँ पे भी एक चीज समझना, राधिका इज एज नाइस एज रोशनी इज, यहाँ पे वो इज वर्ब अंडरस्टूड है। राधिका बिहेव्स एज नाइसली एज रोशनी डज, यहाँ पे डज अंडरस्टूड है। सर यहाँ इज यहाँ डज ऐसे कैसे, ये लिंकिंग वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो यहाँ भी लिंकिंग वर्ब अंडरस्टूड हुई। ये एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के लिए डू की फॉर्म अंडरस्टूड होगी। जैसे लिंकिंग वर्ब में इज एम आर ये सब अंडरस्टूड होते हैं ना, ऐसी भाई एक्शन वर्ब देखो है तो ये ऐसा ही ना। राधिका बिहेव्स एज नाइसली एज रोशनी बिहेव्स, राधिका वैसे ही बिहेव करती है, उतना ही अच्छा बिहेव करती है जितना रोशनी बिहेव करती है। बिहेव वर्ब को दो बार ना लिखने की बजाय आप एक एक्शन वर्ब सब्स्टिट्यूट में लिख देते हो, डू की फॉर्म। समझ में आया, सिंगुलर था तो डज आया। रोशनी की बजाय अगर यहाँ पे कुछ और होता, देम लिखा होता, तो डू हो जाता। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। लिंकिंग वर्ब अंडरस्टूड करानी है तो लिंकिंग वर्ब कराते हो, एक्शन वर्ब अंडरस्टूड करानी है तो डू की फॉर्म लिख देते हो। इतनी बात आई समझ में। सिमिली, सिमिली क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है तुलना करना। ठीक है, कोई किसी के जितना ही लंबा है, राहुल इज एज टॉल एज सुनील। एक महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक दिन मैंने एक आर्टिकल के अंदर एक वर्ड पढ़ा था, महेंद्र सिंह धोनी इज एज कूल एज ककम्बर। महेंद्र सिंह धोनी इज एज कूल एज अ ककम्बर। ककम्बर क्या होता है, खीरा। कैप्टन कूल बोलते हैं ना पर महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, अब तो बेचारे के दिन ठीक नहीं चल रहे, तो महेंद्र सिंह धोनी उतना ही कूल है जितना है खीरा है। उसकी तुलना कर दी खीरे से। ठीक है, भी जैसे खीरा ठंडा होता है ना, ऐसे वो ठंडा रहता है, कोई भी सिचुएशन आ जाए बड़ा ठंडा रहता है। एज कूल एज टॉल एज वाइज एज, ऐसे अपन किसी को कहते हैं ना प्योरिटी।
शी इज एज प्योर एज ड्यू, शी इज एज प्योर एज ड्यू, वो ओस की बूंद की तरह पवित्र है। किसी की सफेदी की तुलना करनी हो, जैसे वो आता ना दूध से, मट्ठे से, वो टाइड की ऐड नहीं आती, तो हर चीज़ से सफ़ेद है। तो अगर किसी चीज़ को मैक्सिमम सफ़ेद कहना हो तो फिर क्या कह देते हैं अपन, इट इज़ एज वाइट एज स्नो, इट इज़ एज वाइट एज स्नो, ये बिल्कुल उतनी ही सफ़ेद है जितनी बर्फ़। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिकली क्या है, ये सिमिली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंपैरिजन करने के काम आता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एज प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस में एज। अब इसके अंदर बीच में एज के बीच में या तो एडजेक्टिव आएगा एडवर्ब आएगा। कैसे जानेंगे कि एडजेक्टिव आएगा कि एडवर्ब आएगा, ये इस बात पर निर्भर होगा कि आपको तुलना करनी किसकी है। अगर दो नाउन की तुलना करनी होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर लिंकिंग वर्ब आएगी, तब तो एडजेक्टिव आएगा। अगर दो एक्शंस की तुलना करनी होगी तब यहाँ एक्शन वर्ब आएगी, तब यहाँ एडवर्ब आ जाएगा। इतनी कहानी क्लियर है? चलो जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्कशन बाकी है, ये वाला भी अभी कर ही लेते हैं, उस सेंटेंस पे बाद में आएंगे अपन, है ना। एक चीज़ और समझो, एक और टाइप से सिमिली बनती है, एक और टाइप की सिमिली होती है, वो बनती है लाइक से, वो बनती है लाइक प्रीपोजिशन से। एक तो सिमिली का स्ट्रक्चर है, सिमिली बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो तुलना के काम आता है। लाइक से भी तो तुलना करते हैं हम, लाइक का जब प्रीपोजिशन होती है क्या मतलब होता है इसका, की तरह, तो लाइक से भी एक सिमिली बन जाती है। ठीक, सिमिली कुछ नहीं है, सिमिली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो तुलना करने का काम आता है, जो कंपैरिजन करने का काम आता है। एक तो ऐसे स्ट्रक्चर से कंपैरिजन हो जाता है, ये स्ट्रक्चर कंजंक्शन की तरह से काम करता है। एक ऐसे स्ट्रक्चर से कंपैरिजन हो जाता है, ये स्ट्रक्चर प्रीपोजिशन की तरह से काम करता है। ठीक है, इस सेंटेंस की बात देख लो, राधिका सब्जेक्ट हो गया, क्या लिख दूं, बिहेव्स वर्ब हो गया, लाइक प्रीपोजिशन हो गया, और ये मदर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। हर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, राधिका बिहेव करती है, राधिका बिहेव करती है अपनी माँ की तरह, राधिका बिहेव्स लाइक हर मदर, राधिका बिहेव्स लाइक हर मदर, राधिका बिहेव करती है अपनी माँ की तरह। तो उसके बिहेवियर की तुलना होगी कि नहीं होगी, राधिका बिहेव्स लाइक हर मदर। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिकली है क्या, या तो आप लाइक प्रीपोजिशन से कंपैरिजन करा सकते हो या फिर ये कंजंक्शन से कंपैरिजन करा सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। ये भले ही ये मदर तो नाउन है तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस का अपने को पता नहीं चल रहा। अब एक चीज़ समझो, ये मदर को उड़ाओ तो तब समझोगे मेरी असली बात। यहाँ पे शी लिखूं कि हर लिखूं, राधिका बिहेव करती है उसकी तरह, राधिका बिहेव करती है उसकी तरह। अब यहाँ पे शी लिखूं कि हर लिखूं, बोलो, यहाँ पे आएगा हर। क्यों आएगा हर, क्योंकि मेरे भाई ये प्रीपोजिशन है। अब सिमिली क्या है, कंजंक्शन है, इसके बाद आएगा सब्जेक्टिव केस, लेकिन ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस। यही है सारी कहानी। समझ में आया? सिमिली कंजंक्शन होती है, सिमिली कंजंक्शन होती है, मतलब सॉरी, सिमिली एज वाली जो होती है वो कंजंक्शन होती है, और जो लाइक से बनने वाली सिमिली होती है वो प्रीपोजिशन प्लस में उसके ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होती है। तो अगर यहाँ पे लाइक आया तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इस केस में सब्जेक्टिव केस आएगा अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है तो। अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है तो इस केस में तो सब्जेक्टिव केस आ सकता है, इस केस में कभी सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, क्योंकि प्रीपोजिशन आई तो उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही आएगा। इतनी कहानी क्लियर है? चलो जी आ जाओ, लगे हाथ एक चीज़ और समझ लो, CDS वगैरह में पूछ लेता है कई बार, सिमिली वर्सेस मेटाफर। ये सिमिली जो होता है ना, ये होता है फिगर ऑफ स्पीच, जैसे हमने पढ़ रखा है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे इनको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। एक सिमिली और मेटाफर क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देगा, अंडरलाइन करेगा और फिर पूछेगा कि ये क्या है, ये सिमिली है कि मेटाफर है। समझ में आया? कि हाइपरबोल है, हाइपरबोल क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार, जो हमने पढ़ाया था ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, जिसमें आप किसी चीज़ की बहुत बड़ा चढ़ा के बात करते हो। एक वो होता ना, एक और था, लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो छोना व्योम को हो चाहता, भी इतना लंबा हो चुका है ताड़ का वृक्ष की गगन को छू जाए। तो बेसिकली क्या है, जब अतिशयोक्ति करते हैं उसको बोलते हैं हाइपरबोल। तो कुछ ऐसे ये फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, हाइपरबोल हो गया, ऐसे। तो पहचानना दे देता है भी इनमें से कौन सा है। सिमिली वर्सेस मेटाफर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको अभी ना, भी कभी ये सिमिली है कभी मेटाफर है। सुनना जरा, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जिंदगी जो होती है एक सपने की तरह होती है। लाइफ इज अ ड्रीम, जिंदगी एक सपना होती है, समझना। ये सिमिली और ये मेटाफर है। कैसे? जब किसी चीज़ की तुलना करी जाए दूसरे से, महेंद्र सिंह धोनी कूल है कगम्बर की तरह, खीरे की तरह, वो टॉल है राजेश की तरह,
जब तुलना करी जा रही है किसी दूसरी चीज़ से, वो तो है सिमिली। और जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ ही कह दिया जाए, जीवन तो एक सपना ही है, तब वो हो गया मेटाफर। जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान के जहाज, ऊंट जो होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, तभी हो गया मेटाफर। ऊंट रेगिस्तान के जहाज जैसा होता है। अगर लिखता द कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट, तब हो जाती सिमिली। अगर एक चीज को दूसरी चीज के जैसा कहा जाए तो सिमिली, अगर एक चीज को दूसरी चीज ही कह दिया जाए तो मेटाफर। याद रह जाएगी इतनी बात। दो फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली और मेटाफर। क्या डिफरेंस है? एक चीज को दूसरी चीज के जैसा कहो तो सिमिली, और एक चीज को दूसरी चीज ही कह दो तो मेटाफर। फिर से सारा रिवाइज करा देता हूं इधर वाला। सिमिली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो काम करता है कंपैरिजन का। दो तरीके से सिमिली बनाई जाती है, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस में एज या फिर लाइक की मदद से। ठीक है। अब कब एडजेक्टिव आएगा इसके अंदर? जब आपको तुलना करनी होगी दो नाउन्स की या दो प्रोनाउंस की। उस केस में खास पहचान होगी, इससे पहले लिंकिंग वर्ब आ रही होगी। ठीक है। अब लिंकिंग वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव आएंगे कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब अगर ये एक्शन, दो एक्शंस की तुलना करनी होगी, उसकी पहचान होगी, इससे पहले कोई एक्शन वर्ब आ रही होगी। राधिका बिहेव्स एज नाइसली एज रोशनी, राधिका बिहेव करती है उतनी ही बढ़िया से जितना रोशनी बिहेव करती है। अब सिमिली जो है वो लाइक प्रीपोजिशन से भी बन सकती है। अगर सिमिली बना रखी है कंजंक्शन से, तो ये डिपेंड करेगा इसके बाद सब्जेक्टिव केस कब आएगा, जब सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। ऑब्जेक्टिव केस कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। यानी एज से बनने वाली सिमिली के बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आ सकते हैं, लेकिन लाइक के बाद सदा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, क्योंकि लाइक प्रीपोजिशन है। इतनी बात आ गई समझ में। सिमिली मेटाफर में क्या फर्क है? किसी की तुलना दूसरे से करी जाए, एक चीज को दूसरे के जैसा कहा जाए तो सिमिली, एक को दूसरी चीज ही कह दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेटाफर। मान लो आप किसी को, वो भगवान के जैसा हमारे लिए, ही इज लाइक ए गॉड टू अस, तो ये क्या हो गई? सिमिली। ही इज गॉड टू अस, वो हमारे लिए भगवान है, तो वो क्या हो गया? ये मेटाफर हो गया। समझ में आई इतनी बात? आ जाओ अब इस सेंटेंस पे थे हम। या ऊपर वाले सेंटेंस से हमने क्या सीखा कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, लिंकिंग और भाई ऑब्जेक्ट तो इस केस में होगा नहीं, इसका मतलब सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा दूसरी चीज को, तो मीनिंग आई लिखिए। आई लिख रखा है, सब्जेक्ट लिख रखा था, ऑब्वियसली वर्ब भी है, ये एम वर्ब अंडरस्टूड है। करण मुझसे ज्यादा स्मार्टर है, इसलिए आप उसे सिलेक्ट करो। ठीक है। तुम उतना ही अच्छे हो जितना वो है, तो हेजिटेट मत करो और स्पीच डिलीवर कर दो। अब समझना, लिंकिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो आ नहीं सकता, तो तुलना ऑब्वियसली किससे होगी? सब्जेक्ट से ही होनी होगी, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा। क्या लिखना पड़ेगा? ही इज, ये इज अंडरस्टूड है। यू आर एज गुड एज ही इज, तुम उतने ही अच्छे हो जितना वो है, तुम उतने ही अच्छे हो जितना वो है, तो घबराओ नहीं और स्पीच दे दो। ठीक है। अब इस सेंटेंस पे आ जाओ। राजेश क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। नॉट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब ये वाली बात मैं उस दिन बता रहा था, बच्चे क्या ना, बच्चे रट लेते हैं। बच्चे क्या कहेंगे, सर आपने बताया था लिंकिंग वर्ब के बाद जब नॉट आए तो एडजेक्टिव होता है। आज आ गई वो वाली बात समझ। क्या बताया था? लिंकिंग वर्ब के बाद जब एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन लिखा हो, उससे पहले नॉट आएगा, तब वो एडजेक्टिव कहना। यहाँ पे कह दूं इसको एडजेक्टिव। अब कॉम्प्लीमेंट कौन है? एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे उसको तो एडवर्ब कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो गलत मत रटिए, चीज़ों को समझिए। लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट यदि एक नाउन बन रहा हो, उससे पहले नॉट लिखा हो, तब उसे एडजेक्टिव कहना। अगर एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए लिखा तो एडवर्ब भी कहलाएगा। लाइक क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अब एक चीज़ समझो, अभी भी लिंकिंग वर्ब ही है ना, है तो अभी भी लिंकिंग वर्ब भी, तो सब्जेक्ट का ही कंपैरिजन होना है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिख दूं क्या? राजेश इज नॉट स्मार्ट लाइक ही, ऐसा लिख दूं? नहीं मेरे भाई, समझना। अगर आपने तुलना करने के लिए यूज कर रखी कंजंक्शन, अगर आपने तुलना करने के लिए यूज कर रखी कंजंक्शन, उस केस में तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। यदि आपने तुलना करने के लिए यूज ही एक प्रेपोजिशन का कर दिया, तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। ये सेंटेंस नो एरर हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को ऐसे ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सीधा रूल रट लिया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, चलो पहले में चल गया, दूसरे में चल गया, यहाँ भी तो सब्जेक्ट का ही कंपैरिजन होना है, तो यहाँ क्यों नहीं सब्जेक्टिव केस लिखा? बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच,
ये काम कर रहा है कंजंक्शन का, ये काम कर रहा है कंजंक्शन का। अगर कंजंक्शन का काम कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के से कराना है तो आगे सब्जेक्ट लिखा जा सकता है, क्योंकि कंजंक्शन के बाद आगे क्लॉज लिखा जा सकता है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन की मदद से आप कंपैरिजन कराने चल दिए तो क्या आगे सब्जेक्टिव केस लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। समझ में आ गया? एक बार सारा फिर से रिवाइज करा देता हूँ, फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सीधी सी बात क्या बताई, कंपैरिजन करते समय ध्यान रखें कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा। ठीक है, पहले सेंटेंस में मैंने कंपैरिजन के लिए यूज कर रखा है देन का, दूसरे सेंटेंस में मैंने कंपैरिजन के लिए यूज कर रखा है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है सिमिली। ठीक है, दोनों में आने वाली वर्ब लिंकिंग वर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं। इसलिए अगर सब्जेक्ट है तो उस साइड पे सब्जेक्ट ही कंपैरिजन में आएगा, सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्टिव केस में आएगा आई, इधर हो गया ही। अब अगर सब्जेक्ट आया तो वर्ब भी जरूर अंडरस्टूड हो गई, उधर लिंकिंग वर्ब थी तो इधर भी लिंकिंग वर्ब हो गई। फिर मैंने आपको सिमिली के बारे में कुछ और बताया। सिमिली क्या है? बेसिकली सिमिली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो काम आता है कंपैरिजन के। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इसका कंजंक्शन, अगर सिमिली एज वाले से बनी हो। अगर सिमिली लाइक से बनी हो तो प्रीपोजिशन हो जाएगा। एज के बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों में से कोई भी चीज़ आ सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप तुलना करवाना किसकी चाहते हो। अगर दो नाउन या प्रोनाउन की तुलना करवाना चाहोगे तो बीच में एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि उस केस में यहाँ लिंकिंग वर्ब होती है। अगर दो एक्शंस की तुलना करना चाहोगे तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा, क्योंकि यहाँ एक्शन वर्ब होती है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इस सिमिली और इस सिमिली में फ़र्क क्या है, इसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों पॉसिबल है, डिपेंड करेगा कि किसकी तुलना कर रहे हो, दो सब्जेक्ट की कि दो ऑब्जेक्ट की। लेकिन लाइक वाली के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस बताया, अगर आप एक चीज़ को दूसरे के जैसा कहें तो ये सिमिली है, अगर आप कह दें एक चीज़ ही दूसरी चीज़ है तो ये मेटाफर है। कहानी मुझे लगता होगी ये क्लियर। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा और लेवल में आगे उठाऊंगा इसी रूल का। ठीक, इसको बहुत बढ़िया से नोट कर लो, फिर इसका थोड़ा सा और लेवल अपन उठाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो भाई, मिलता हूँ आपके साथ अगले कॉन्सेप्ट के साथ। आओ मेरे जवानों, अब वो जो कंपैरिजन वाला रूल है उसका थोड़ा सा और बढ़िया लेवल देख लेते हैं। ठीक, पहला सेंटेंस देखो, मोहन ट्रस्ट्स मी मोर देन ही आएगा कि हिम। अजय लव्स हर एज मच एज आई आएगा कि मी। शी कैन स्पीक इंग्लिश मोर फ्लुएंटली देन आई आएगा कि मी। इन तीनों में एक बार अपने आप से सोच लो। ठीक है, अपने आप से सोच लो। देखो जो वो वाले बालक हैं जिन्होंने रट्टे बिठा रखे हैं, देन के बाद आई आता है, देन के बाद ही आता है, वो तो पहले ही ढेर हो चुके होंगे। ठीक, अब तुमने तो लॉजिकली सीखा है ना चीज़ को, तुमने रूल को रटा थोड़ी है, तुमने लॉजिकली सीखा है। तो एक बार अपने आप से सोचने की कोशिश करो कि इन तीनों में क्या आएगा। सोचो जरा, आ जाओ। देखो यार, पहले में ना ये भी सही है और ये भी सही है। अब समझते हैं ऐसा क्यों, कि आखिर ऐसा कैसे होगा, दोनों सही होगा। देखो ग्रामर से तो इस चीज को डिफाइन करना बिल्कुल ही आसान है। मोहन सब्जेक्ट है, ट्रस्ट वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है। कितना ट्रस्ट करता है? मोर, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है बेसिकली। देन क्या है? कंजंक्शन है, मतलब देन एक केस में कंजंक्शन बनेगा, एक केस में प्रीपोजिशन बनेगा। सब्जेक्टिव केस लिखोगे तो कंजंक्शन बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे तो प्रीपोजिशन बनेगा। देन के दोनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सब्जेक्टिव केस लिखोगे तो कंजंक्शन, ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे तो प्रीपोजिशन। ठीक है, अब ये ही और हिम, एक चीज समझो। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि कंपैरिजन हमेशा सेम केसेस में होगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ होगा। ये बात हमने पढ़ रखी है, हाँ कि ना? अब मैं कहना ही चाह रहा हूँ, अभी जो पीछे हमने 3 सेंटेंसेस देखे, तीनों में लिंकिंग वर्ब आ रही थी, हाँ कि ना? अब लिंकिंग वर्ब के केस में तो सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो वहां तो केस में वहां तो कंपैरिजन किससे होगा? ऑब्वियसली सब्जेक्ट से ही होगा। वो तो लास्ट वाले में बाय चांस की प्रीपोजिशन से कंपैरिजन कर लिया, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ गया। अगर कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन तो सब्जेक्ट से ही होगा ना, अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पे दोनों कंपैरिजन पॉसिबल है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से भी और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से भी। इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस भी सही है और ऑब्जेक्टिव केस भी सही है। ये तो हुई ग्रामर। अब देखो इनका ना मीनिंग समझना आपको बहुत जरूरी है, कि जब ही लगाते हैं तब क्या मीनिंग होता है, हिम लगाते हैं तब क्या मीनिंग होता है। ठीक, क्योंकि जब तक ये आप मीनिंग नहीं समझोगे ना, तब तक आप इसकी एग्जीक्यूशन नहीं देख पाओगे। अब मेरे पास एग्जीक्यूशन इसकी दिखाने के लिए सेंटेंस नहीं है। ठीक है, मतलब सेंटेंस तो है लेकिन मेरे पास उसको लिखने की जगह नहीं है।
तो मैं एक काम करूँगा, आपको ना कहीं और लिख दूंगा सेंटेंस, ठीक है। आ जाओ, चलो एक बार समझ ही लो, पहले इसको समझो, फिर अपन इस पर सेंटेंस मैं बोल दूंगा, तुम लिख लो। इंटेलिजेंट बालक हो तुम लिख लोगे, मुझे यकीन है ना तुम पे। आ जाओ। मोहन ट्रस्ट मी मोर देन ही और हिम, ठीक है। इसको समझना, मैं दो सेंटेंसेस बोलता हूँ, पहले तो मुझे बताना दोनों में कोई फर्क है क्या। मोहन जो है, मोहन ट्रस्ट करता है मुझ पर, मोहन ट्रस्ट करता है मुझ पर कितना, जितना ये ही ट्रस्ट करता है मुझ पर उससे ज्यादा। दूसरा सेंटेंस, मोहन ट्रस्ट करता है मुझ पर, मोहन ट्रस्ट करता है मुझ पर जितना मोहन हिम पर ट्रस्ट करता है उससे ज्यादा। कोई डिफरेंस लगा? दोनों में है कोई डिफरेंस सेंटेंसेस में? अब जब क्लास में ये बात पूछता हूँ ना मैं, तो 50% बच्चे तो कहते हैं सर डिफरेंस आ गया समझ में, और 50% के अभी कान खुले नहीं होते। दोबारा सुनना, इस बार दूसरे एंगल से सुनना, समझो एक बार, इधर समझो। इस सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि ही लगाएं कि हिम लगाएं। ही सब्जेक्टिव केस होता है और हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। अब जब ही लगाओगे तो सब्जेक्ट कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, जब कंपैरिजन कर रहे हो तो ट्रस्ट करने का ही कंपैरिजन हो रहा है। इसके बाद भी डू और अंडरस्टूड है कि नहीं है? मोहन ट्रस्ट मी मोर देन ही डज, तो बाद में ट्रस्ट करने की बात हो रही है। तो बेसिकली ट्रस्ट करने वाले कितने लोग हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे अगर ही लगा दूं तो, और अगर हिम लगा दूं तो ऑब्जेक्ट 2 हो जाएंगे, यानी जिन पर ट्रस्ट किया जा रहा है वो 2 हो जाएंगे। सीधी बात समझना। अभी क्या है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप सब्जेक्ट बढ़ाते हो तो ट्रस्ट करने वाला बढ़ेगा, अगर आप ऑब्जेक्ट बढ़ाते तो जिस पर ट्रस्ट किया जाएगा वो बढ़ेगा। अब तुम्हें आएगा मीनिंग समझ में, फिर से समझो। ये एम से मोहन है, ठीक है, मोहन। अगर आपने यहाँ पे हिम लगाया, सोचो हिम लगाया, ऑब्जेक्ट बढ़ा। ऑब्जेक्ट कौन होता है? एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन क्या हो रहा है? ट्रस्ट करना, ठीक है। तो समझना, अब ऑब्जेक्ट बढ़ गया, एक ऑब्जेक्ट पहले से है और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, यानी ट्रस्ट किया जाएगा मी पर भी और हिम पर भी, और सब्जेक्ट कितने? एक ही बच रहा है, मोहन। तो ट्रस्ट करने वाला क्या हो गया? मोहन। समझना, मोहन ट्रस्ट करता है मुझ पर, मोहन ट्रस्ट करता है मुझ पर कितना, जितना मोहन हिम पर ट्रस्ट करता है उससे ज्यादा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? सब्जेक्ट एक ही है, ऑब्जेक्ट 2 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया आपने। तो बेसिकली क्या है, इस बार कंपैरिजन हो गया इन दोनों ऑब्जेक्ट का। मोहन ट्रस्ट करता है मी पर भी, ऐसी बात नहीं मुझ पर नहीं करता। मोहन ट्रस्ट करता है हिम पर भी, ऐसी बात नहीं हिम पर नहीं करता। मोहन ट्रस्ट करता है मी पर भी और मोहन ट्रस्ट करता है हिम पर भी। सब्जेक्ट एक है, ऑब्जेक्ट 2 है, ट्रस्ट करने वाला एक और जिन पर किया जा रहा है वो है 2, ठीक है। ज्यादा किस पर करता है? मी पर। अगर आपने लगा दिया यहाँ ही, यानी सब्जेक्टिव केस लगा दिया। सब्जेक्ट कौन होता है? एक्शन का डूअर होता है। इस बार डूअर बढ़ जाएगा, यानी ट्रस्ट करने वाला बढ़ जाएगा। मोहन ट्रस्ट करेगा और साथ के साथ ही भी ट्रस्ट करेगा, और ऑब्जेक्ट कितने? ऑब्जेक्ट तो एक ही है, और ये दोनों के दोनों ट्रस्ट किस पर करेंगे? मी पर ट्रस्ट करेंगे। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? ऑब्जेक्ट लगाते हो तो ऑब्जेक्ट 2 हो जाएंगे, जिन पर ट्रस्ट किया जा रहा है वो 2 हो जाएंगे। सब्जेक्टिव केस लगाते हो तो सब्जेक्ट 2 हो जाएंगे, जिन पर ट्रस्ट किया जा मतलब जो ट्रस्ट करने वाले हैं वो 2 हो जाएंगे। इस बार ही लगाया, मोहन ट्रस्ट करता है मुझ पर, मोहन ट्रस्ट करता है मुझ पर कितना, जितना ही मुझ पर ट्रस्ट करता है उससे ज्यादा। यहां मोहन भी ट्रस्ट कर रहा है, ही भी ट्रस्ट कर रहा है मी पर। यहां केवल मोहन ट्रस्ट कर रहा है किस पर? मी पर और हिम पर। ऑब्जेक्ट लगाते हो तो रिसीवर बढ़ जाते हैं, अगर सब्जेक्टिव केस लगाते हो तो डूअर बढ़ जाते हैं। ऑब्जेक्ट लगाओगे तो जिन पर ट्रस्ट किया जा रहा है वो बढ़ रहे हैं, करने वाला एक मोहन और जिन पर किया जा रहा है ये 2, इस पर ज़्यादा किया जा रहा है। सब्जेक्टिव केस लगाते जो ट्रस्ट कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, करने वाला मोहन भी और ही भी, और जिस पर किया जा रहा है वो मी। ज़्यादा कौन कर रहा? मोहन कर रहा है मी पर। अब मुझे लगता है हर बच्चे को मीनिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब अगले सेंटेंस पे आ जाओ। इसमें मैंने कंपैरिजन सिमिली से कर दिया। सिमिली से कंपैरिजन में क्या होता है? दोनों बातें समान हो जाती हैं। अजय क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लव्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। हर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये मच क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि इस बार लव वर्ब को क्वालिफाई कराना भाई, एक्शन वर्ब है ना। ये एज ऐसे ही क्या बना दी? सिमिली। काम किसका कर देगी? कंजंक्शन का। बेसिकली यहाँ पर ये कंजंक्शन प्लस प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन का क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को भी ज्वाइन कर सकती है, इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को, रहेगी कंजंक्शन ही, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को भी ज्वाइन कर सकती है, ठीक है। उस डिटेल में अभी मत जाओ, आएगा वो भी धीरे धीरे। अभी के लिए सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, 2 सेंटेंस सुनो। अजय प्यार करता है उसे,
अजय प्यार करता है उसे, कितना, जितना अजय मुझे प्यार करता है उतना ही। ठीक, अब ये मतलब समझना, ये भाई बहन है, ठीक है, और कोई लॉजिक मत लगा देना इसमें। ये भाई बहन है, तीनों छोटे मोटे भाई बहन है, आपस में हो जाता है ना, तो किसको ज़्यादा प्यार करता है, उसको ज़्यादा प्यार करता है, नहीं टॉफी तूने उसको दे दी, ये वो वाला है। और गंदी बातें नहीं सोचनी है। अजय प्यार करता है उसे, अजय प्यार करता है उसे कितना, जितना अजय मुझे प्यार करता है उतना ही। ठीक, दूसरी बात, अजय प्यार करता है उसे कितना, जितना मैं उसे प्यार करता हूं उतना ही। दोनों में मीनिंग में है डिफरेंस, अरे हाँ कि ना, फिर से समझ लो, वैसे समझा देता हूं। अगर अगर आपने यहां पर लगा दिया ऑब्जेक्टिव केस, मी लगा दिया, तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्यार करने वाला कौन हो गया, अजय, ऑब्जेक्ट बढ़ गया, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, इन दोनों से प्यार किया जाएगा। अजय प्यार करता है हर को भी, और अजय प्यार करता है मी को भी, डूअर एक, रिसीवर दो। अजय प्यार करता है उसे कितना, जितना अजय मुझे प्यार करता है उतना ही। अजय प्यार करता है उसे कितना, जितना अजय मुझे प्यार करता है उतना ही। इसका तो मीनिंग ये निकला। अगले में अगर आपने यहाँ सब्जेक्टिव केस लगा दिया, तब क्या मीनिंग निकलेगा, अजय उसे प्यार करता है, अजय उसे प्यार करता है कितना, जितना मैं उसे प्यार करता हूं उतना ही। इस बार डूअर दो, रिसीवर एक, पहले डूअर एक, रिसीवर दो। आया मीनिंग में डिफरेंस समझ में, अरे बोलो। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस भी सही है, ऑब्जेक्टिव केस भी सही है। कहानी इतनी क्लियर है, समझना। पिछले सेंटेंसेस में क्या हो रहा था, लिंकिंग वर्ब आ रही थी तो ऑब्जेक्ट था ही नहीं, ऑब्जेक्ट था ही नहीं तो ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन संभव ही नहीं था। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट लगाते हो तो सब्जेक्ट के साथ तुलना हो जाती है, ऑब्जेक्ट लगा देते हो तो ऑब्जेक्ट के साथ तुलना हो जाती है। इतनी कहानी क्लियर है। अब आ जाओ जरा इस सेंटेंस पर, शी कैन स्पीक इंग्लिश मोर फ्लुएंटली देन आई ऑब्लिक मी। इसमें बताओ क्या आएगा, शी सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, स्पीक मेन वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, मोर एडवर्ब है, फ्लुएंटली एडवर्ब है, ये मैनर वाला और ये डिग्री वाला, ये देन कंजंक्शन प्रीपोजिशन दोनों में से एक बनेगा। आई मी, अब समझना, आई लगाओगे तो तुलना किस किस की होगी, शी और आई की, दो सब्जेक्टों की, यानी शी भी अंग्रेजी बोलेगी और आई भी अंग्रेजी बोलेगा। ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा, शी भी सब्जेक्ट और आई भी सब्जेक्ट। शी अंग्रेजी बोलती है, शी अंग्रेजी बोलती है और आई भी अंग्रेजी बोलता है, दोनों डूअर बनेंगे। बढ़िया कौन बोलता है, शी बोलती है। शी भी इंग्लिश बोलती है और आई भी इंग्लिश बोलता है, ये ज़्यादा फ्लुएंटली बोलती है। अब यहाँ मान लो ऑब्जेक्टिव केस लगा दें तो सब्जेक्ट तो एक ही हो जाएगा, हाँ कि ना, और काम क्या हो रहा बोलने का, तो शी बोलेगी एक बार अंग्रेजी और शी बोलेगी एक बार मुझे। अबे अंग्रेजी तो बोली जा सकती है, कोई भाषा तो बोली जा सकती है, क्या स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट मी भी हो सकता है किसी कीमत पर। सब्जेक्ट सब्जेक्ट का तो कंपैरिजन संभव है, आई और शी का तो कंपैरिजन संभव है, इंग्लिश बोलने की बात हो रही है। क्या इंग्लिश का और मेरा भी कंपैरिजन संभव है क्या, भी वो इंग्लिश ज़्यादा फ्लुएंटली बोलती है किससे, जैसा वो मुझे बोलेगी उससे। अरे इंग्लिश तो बोली जा सकती है, कोई इंसान भी बोला जा सकता है क्या, तो इसका मतलब इंग्लिश का कंपैरिजन इस इंसान से संभव नहीं है। तो यहाँ मी किसी कीमत पर नहीं आएगा, यहाँ पे आई ही आएगा। समझ में आया। तो अब ऐसे रटने से भी काम नहीं चलेगा, जो महारथी ये रटा दें कि देखो जब सब्जेक्ट ही आ रहा हो लिंकिंग वर्ब के केस में तो सब्जेक्ट लगा लिया करो, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आ रहे हैं तो फिर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सही हो जाते हैं। लॉजिक हो गया चित्त ये वाला भी, लॉजिक्स कॉन्सेप्ट, दिमाग बुद्धि यूज करनी पड़ेगी। शी का कंपैरिजन और आई का कंपैरिजन पॉसिबल है, अंग्रेजी बोलने की बात हो रही है, जितना अंग्रेजी फ्लुएंटली वो बोलती है उस मतलब जितना मैं बोलता हूँ उससे वो ज़्यादा फ्लुएंटली बोलती है। आई भी अंग्रेजी बोल सकता है, शी भी अंग्रेजी बोल सकती है, दोनों स्पीक वर्ब के डूअर हो सकते हैं, चलेगा। लेकिन शी इंग्लिश तो बोल सकती है, शी के बाद स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट इंग्लिश तो हो सकता है लेकिन मी नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट इंग्लिश, कोई लैंग्वेज तो बोली जा सकती है, स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट मी हो सकता है क्या, शी कैन स्पीक मी, ये बात पॉसिबल है क्या, तो इसका मतलब ये गया। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, ही नोज अस मोर देन यू, ही नोज अस मोर देन यू। अब ये ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोज आ रहा था भाई नोज, ये वर्ब हो गया, अस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मोर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, देन क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मतलब अभी पता लगेगा, ठीक है, ये भी अभी पता लगेगा बेचारा। ही नोज अस मोर देन यू,
अब पता है ये बाकियों से अलग कैसे है? बाकियों से अलग ऐसे है क्योंकि ही का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग है, आई का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग है, आई का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग है, लेकिन यू का तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही है। अब मैं आपको दो मीनिंग कन्वे करना चाहता हूँ इस सेंटेंस के, देखना। उधर ही खड़े होता हूँ, वहां से बढ़िया दिखेगा ये। ही नोज अस मोर देन यू, वह हमें जानता तुमसे ज्यादा। एक तो मीनिंग क्या हो सकता है देखो, अगर मान लो मैं इसको सब्जेक्टिव केस मान लूँ, अगर मान लो मैं इसे सब्जेक्टिव केस मान लूँ, तो दो सब्जेक्ट हो गए, ही भी जानेगा और यू भी जानेगा। और किन को जानेंगे? अस को। ही भी जानता हमें और यू भी जानता, लेकिन ही थोड़ा सा ज्यादा जानता है। ही हमें जानता है, ही हमें जानता है कितना? जितना तुम हमें जानते हो उससे ज्यादा। वह हमें जानता है कितना? जितना तुम हमें जानते हो उससे ज्यादा। दोनों हमें जानते हैं, ही भी जानता है, तुम भी जानते हो, ही ज्यादा जानता है। ठीक है। अगली बात, अगर इसे मान लो मैं ऑब्जेक्टिव केस, तब इन दोनों का कंपैरिजन होगा और जानने वाला कौन हो जाएगा? सिर्फ ही जानता है हमें, ही जानता है हमें कितना? जानता है ही हमें जितना ही तुम्हें जानता है ना उससे ज्यादा। ही हमें ज्यादा जानता है, जितना ही तुम्हें जानता है उससे ज्यादा। जब इसको सब्जेक्टिव केस मानते हो तो जानने वाले दो हो जाते हैं, ही भी जान रहा है और यू भी जान रहा है। जान किन को रहे हैं? अस को। लेकिन जब इसे ऑब्जेक्टिव केस मानते हो तो ये जाना जा रहा है, जानने वाला सिर्फ ही है, अस को भी जान रहा है और यू को भी। तो दोनों में से कौन सा मीनिंग है भाई? दोनों में से मीनिंग कौन सा? यू का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम है, तो दोनों में से मीनिंग है कौन सा? बोलो। ऐसे तो अपनी मर्जी का मीनिंग लगाएंगे सबके सब। इसका निवारण है ये, अभी तक जो वर्ब आप अंडरस्टूड करते आ रहे थे ना, इसके बाद वर्ब अंडरस्टूड है, इसके बाद वर्ब अंडरस्टूड है, अब वो अंडरस्टूड नहीं रहेगी। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के सेम हो जाए किसी चीज का, यहां लगाने की जरूरत नहीं है, उस वर्ब को अंडरस्टूड मान सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग है। ही लिखते ही पता चल जाएगा सब्जेक्टिव केस है, आई लिखते ही पता चल जाएगा सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। ऐसी कोई यहाँ पे प्रोनाउन भी मतलब नाउन भी आ जाता ना, ही नोज अस मोर देन कमल, तो वहां भी यही दिक्कत आती, क्योंकि नाउन का भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। तो इस केस में निवारण अपने पास क्या है कि जो तक वर्ब अंडरस्टूड थी ना वो अंडरस्टूड नहीं रह पाएगी, आपको लिखनी पड़ेगी। अगर डू लिख दोगे, वर्ब लिखती तो सब्जेक्टिव केस हो गया ऑब्वियसली, और ना लिखो तो इसे ऑब्जेक्टिव केस मानना। ही नोज अस मोर देन यू डू, वह हमें जानता है जितना तुम हमें जानते हो उससे ज्यादा। ये यू भी जानेगा और ही भी जानेगा अगर डू लिखोगे, और अगर बिना डू के लिख दोगे इसको तो ये जानना जाएगा। एक्शन वर्ब थी तो बेसिकली यहाँ पे डू को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। फिर से रिवाइज करा देता हूँ सबके अंदर। बात ये है, अभी तक क्या हो रहा था? सिर्फ सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा था, अब ऑब्जेक्ट से भी कंपैरिजन पॉसिबल है। अगर आप यहाँ सब्जेक्टिव केस लगाते हो तो जानने वाले, ये भरोसा करने वाले दो हो जाएंगे, मोहन भी भरोसा करेगा और ही भी भरोसा करेगा, भरोसा करेंगे इस पर। अगर यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव केस लगा दोगे तो मोहन भरोसा करेगा इस पर और इस पर। अगर यहाँ पे आई लगा दोगे, सब्जेक्टिव केस लगा दोगे, तो अजय और ये आई दोनों प्यार करेंगे इससे। अगर ऑब्जेक्टिव केस लगा दोगे तो प्यार अजय करेगा इससे भी और इससे भी। अब यहाँ पर शी और आई का कंपैरिजन हो सकता है इंग्लिश बोलने के मामले में, लेकिन क्या इंग्लिश और मी का कंपैरिजन भी संभव है? तो ये मी इस केस में गलत हो गया, यहाँ सिर्फ आई सही है। अब अगर कोई ऐसी चीज लिख दी जाए कंपैरिजन में जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम हो, तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना मेरे भाई। उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। कहानी इतनी क्लियर है? अगर इसको सब्जेक्ट प्रूव करना चाहते हो तो इसके बाद वर्ब लिख दो। अगर आप मीनिंग कन्वे करना चाहते हो सब्जेक्टिव केस वाला तो इसके बाद वर्ब लिखना। अगर आप मीनिंग कन्वे करना चाहते हो ऑब्जेक्टिव केस वाला तो वर्ब ना लिखना। ये बात यू पर और किसी भी नाउन पर एप्लीकेबल है। ये जो बात है ये यू पर और किसी भी नाउन पर एप्लीकेबल है। ठीक है। अब देखो, मुझे ना आपको इस सेंटेंस में एक सेंटेंस लिख के इसकी एग्जीक्यूशन पढ़ानी है कि आखिर ये जो सारा पढ़ा है इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। एक तो यही आ सकता है सीधा, हिम लिखा हुआ है, तुम काट के कराओ ही, जबकि ये नो एरर था। हिम भी सही है यहाँ तो ही भी सही है। एक तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, एक डैश में पूछा जा सकता है, एक एरर बना के भी इस पर पूछा जा सकता है। वो एरर आपको बना के दिखाता हूँ, एक बार इसको नोट करो, पॉज करके नोट करना। मैं अभी वीडियो दूसरी शूट नहीं करूंगा, इसी में फ्लो में ही कर रहा हूँ, तो इसको मैं मिटाऊंगा और इसकी जगह पे वो सेंटेंस लिखूंगा, तो इसको आप नोट कर लो एक बार अच्छे से। तो इस सेंटेंस को मिटा रहा हूं अभी, मिटा देता हूं भाई अब इसको।
अब एक सेंटेंस लिख देता हूँ। अब ये सेंटेंस लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको सोचो उसी कॉन्सेप्ट पे कि यहाँ पे सही है कि गलत। कुणाल भरोसा करता है ज्यादा किस पर, उस पर, इसीलिए उसने दे दिया पैसों से भरा बैग उसे, ठीक है। मान लो हम 3 जने जा रहे थे, ठीक है। अब हम पैसे लेके जा रहे हैं ट्रेन में, कुणाल जा रहा है, मैं जा रहा हूँ और एक बंदा और जा रहा है, ठीक। अब कुणाल को बीच में वॉशरूम जाना है, कुणाल के पैसे, कुणाल के पास बैग है। अब कुणाल जब वॉशरूम गया तो पता है पैसे किसको दे के गया, उसको दे के गया। तो मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूँ, भाई कुणाल इसका मतलब उस पर ज़्यादा भरोसा करता है, इसलिए जो पैसे का बैग है ना वो उसको देकर गया, ठीक। आगे क्या बात लिखी हुई है, इसलिए उसने दिया पैसों वाला बैग किसको, उसे। अभी सेंटेंस को देखना, कुणाल सब्जेक्ट हो गया, ट्रस्ट वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, मोर एडवर्ब हो गया, देन कंजंक्शन हो गया, आई सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, ठीक। सो कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट नंबर 2, गे वर्ब सब्जेक्ट नंबर 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाती है ना दूसरी वर्ब, तो सब्जेक्ट नंबर 3 हो गया, सब्जेक्ट ही लिख देता हूँ इसको, 3 तान को छोड़ो, सब्जेक्ट लिख दो, वर्ब लिख दो, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये दैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, उस बैग को रेफर कर रहा है, ठीक है। ही गेव द बैग दैट हैड मनी, हैड क्या है, मेन वर्ब है, मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, हिम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। मीनिंग क्या है सेंटेंस का, कुणाल भरोसा करता है उस पर मुझसे ज्यादा, इसीलिए उसने वो बैग जिसमें पैसे थे उसे दिया। अब तुलना किसकी करनी है, कुणाल और मेरी, क्या कुणाल और मैं इस पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, ये कहना है भी कुणाल और मैं दोनों भरोसा करते हैं, कुणाल ज्यादा करता है, कि ये कहना है कुणाल भरोसा करता है उस पर भी मुझ पर भी, लेकिन उस पर ज्यादा करता है इसलिए उसने बैग उसे दिया। कंपैरिजन किसका होना है, मुझे बताओ कि कंपैरिजन किसका होना है, इसका और इसका, कि कंपैरिजन होना है इसका और कुणाल का। अब ये तुम्हारा सोचना काम है, मेरा और कुणाल का कंपैरिजन होना है कि मेरा और इस आदमी का कंपैरिजन होना है, मेरा और इस आदमी का। कुणाल मुझ पर और इस आदमी पर दोनों पर भरोसा करता है, लेकिन इस पर ज्यादा करता है, इसीलिए उसने पैसों वाला बैग किसको दे दिया, उसे दे दिया। समझ में आया, इसका मतलब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होना था, और अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होना था तो यहाँ पर फिर आई नहीं क्या आना था, मी आना था। समझ में आया, इसीलिए मैंने इसको सब्जेक्ट नंबर 3 नहीं लिखा था, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव केस में चला गया, ठीक है। अरे आया समझ में, ये है इस कॉन्सेप्ट की एग्जीक्यूशन। पता कैसे चला मी आना है, देखो अगर ये सेंटेंस इतना होता तो आई भी सही हो जाता, मी भी सही हो जाता, ऊपर वाला ही सेंटेंस तो है। लेकिन मेरे भाई अगला जो क्लॉज है उसे पढ़कर मुझे पता चल गया कि इसमें तो तुलना दोनों ऑब्जेक्ट की होनी है। कुणाल भरोसा करता है हिम पर भी और मी पर भी, लेकिन हिम पर भरोसा ज्यादा कर रहा है। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करना तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। समझ में आया, ये था भाई कॉन्सेप्ट। अब लेवल में फिर बता रहा हूँ, काफी दिनों से काफी हाई रख के चल रहा हूँ मैं, तो जितना मैं दे रहा हूँ डिलीवर कर रहा हूँ उसको डाइजेस्ट करते रहना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए थैंक यू। इसको नोट कर लो बढ़िया से।